हेलो एवरीवन। मेरा पहला टॉपिक है क्लोनिंग। जो क्लोनिंग होता है, क्लोनिंग में जो क्लोन होते हैं, क्लोन एक जैविक रचना होता है। मतलब कोई ये रियल नहीं, मतलब एक जैविक रचना होता नहीं, अजैविक। एंड इसकी जो प्राप्ति होती है किसी जनक से। जनक मतलब कोई जंतु हो गया। तो किसी जनक से जो है अलैंगिक विधि के द्वारा, मतलब इनडायरेक्टली जो है निषेचन क्रिया होती है। तो अलैंगिक विधि के द्वारा जो है इसमें क्लोन की प्राप्ति की जाती है। और जो उस क्लोन में उसके जो भौतिक और जो जैविक लक्षण आते हैं उस क्लोन में, उसके जनक के ही समान होते हैं। जिस पशु से यानी जनक से वो क्लोन प्राप्त किया हुआ है, उसमें जो भौतिक और जो जैविक लक्षण होंगे, मतलब फिजिकल, मतलब उसके शरीर का स्ट्रक्चर, उसके हाव भाव, विचार, मतलब सब उस जनक के ही समान होंगे जिससे वो प्राप्त किया गया है। तो ये क्लोन होता है। और जो क्लोनिंग होता है, क्लोनिंग एक ऐसी प्रक्रिया मानी जाती है जिसमें किसी जीव का जिसमें किसी ऊतक, अंग या फिर कोशिका या फिर किसी जीव का जो है किसी जीव का संपूर्ण रूप से आनुवंशिक प्रतिलिपि भी प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें कोशिका, ऊतक, अंग का प्रतिलिपि तो प्राप्त की ही जाएगी, इसमें किसी जीव की भी आनुवंशिक प्रतिलिपि प्राप्त की जाती है। तो वही क्लोनिंग प्रक्रिया होती है। क्लोनिंग जो प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला जो होता है थैलाप्यूटिक क्लोनिंग हो जाए, दूसरा रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। थैलाप्यूटिक क्लोनिंग में जो है इसमें जीन क्लोनिंग, टिश्यू क्लोनिंग और ऑर्गन क्लोनिंग आ जाता है। तो जो जीन क्लोनिंग की जो प्रक्रिया होती है, इसमें हमने पढ़ा था स्टेम सेल थेरेपी। तो जो स्टेम सेल थेरेपी है ये जीन क्लोनिंग, टिश्यू क्लोनिंग, ऑर्गन क्लोनिंग ही है। क्योंकि हम इसके द्वारा स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा हम जो है कई प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो है इसी को हम जो है थैलाप्यूटिक क्लोनिंग कहते हैं। एंड थैलाप्यूटिक क्लोनिंग में आ जाएगा जीआई जेनेटिक इंजीनियरिंग भी आ जाएगा। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था, इससे कैसे इंसुलिन का निर्माण होता है, कैसे जो है और भी चीज़ों का निर्माण होता है। तो हमने जो है जीआई तकनीक के बारे में पढ़ा। तो ये सब जो है थैलाप्यूटिक क्लोनिंग में आ जाती हैं। जो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग है, दूसरा है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, जिसको हम प्रजनन क्लोनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग है, इसमें किसी जीव का जो है प्रतिलिपि प्राप्त किया जाता है। किसी जीव का आनुवंशिक रूप से प्रतिलिपि प्राप्त किया जाता है। एंड तो इसमें जो है एक जीव का आनुवंशिक प्रतिलिपि प्राप्त किया जाता है और उस जीव में जो जैविक और भौतिक जो लक्षण आते हैं उसी जीव के होते हैं जिसे वो प्राप्त किया गया है। तो 1996 में स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक थे लान विलमुट। इन्होंने जो है विश्व का प्रथम जो है जंतु क्लोन का विकास किया, जिसका नाम डॉली शिप था। तो इन्होंने डॉली शिप नामक जो है प्रथम जंतु क्लोन, विश्व का प्रथम जंतु क्लोन का विकास किया इन्होंने। और यह जो कार्य है उन्होंने SCNT नामक तकनीक से किया। SCNT का फुल फॉर्म है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, एंड इसका हिंदी नाम है कायिक कोशिका नाभिक स्थानांतरण तकनीक। तो ये जो SCNT जो तकनीक है, इसके द्वारा उन्होंने डॉली शिप जैसे क्लोन का विकास किया, जंतु क्लोन का विकास किया। लेकिन ये जो है ये जो SCNT जो तकनीक है, हम इसके द्वारा जो है किसी वयस्क जीव के जो है क्लोन का भी विकास कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के जरिए किसी मानव का भी आनुवंशिक प्रतिलिपि प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन मानव का जो है मानव क्लोन का निर्माण करना जो है भारत में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। क्योंकि जो है इसको लेकर जो है नैतिक मुद्दे सामने आने लगते हैं, नैतिकता का हनन का मुद्दा सामने आने लगता है। तो इसलिए जो है मानव क्लोन का निर्माण करना भारत में प्रतिबंधित है। एंड भारत में क्लोनिंग की प्रक्रिया क्या रही? तो भारत में क्लोनिंग की जो शुरुआत है, भारत में क्लोनिंग की शुरुआत 2007 में NDRI के द्वारा किया गया, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया। एंड जो है फिर 2009 में ही NDRI ने जो विश्व का प्रथम जो है भैंस क्लोन जो है गरिमा का विकास किया। इसी प्रकार 2012 में NDRI और सैर कश्मीर विश्वविद्यालय ने मिलकर इन्होंने संयुक्त रूप से जो है पश्मीना बकरी के क्लोन का विकास किया। तो पश्मीना किस्म की जो बकरी है वो जम्मू और कश्मीर में ही सिर्फ पाई जाती है। तो पश्मीना किस्म की बकरी के ऊन का विकास किया गया, क्योंकि जो पश्मीना किस्म की बकरी है
इसके जो है ये बहुत ही व्यावसायिक महत्व की है, क्योंकि जो इसके जो ऊन होते हैं वो बहुत व्यावसायिक महत्व के होते हैं, जिससे व्यवसाय का माध्यम बन सकता है। तो इसीलिए पश्मीना बकरी का क्लोन का विकास किया गया, ताकि जो उसकी संख्या में वृद्धि की जा सके और उत्पादकता में वृद्धि की जा सके, उसके ऊन की उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। इसी प्रकार 2014 में छत्तीसगढ़ के जो है एक जंगल में एक संकटग्रस्त जंगली भैंसे के जो है प्रजाति को बचाया गया, विलुप्त होने से उसकी प्रजाति को बचाया गया, अंतिम प्रयास किया गया। तो वो जो जंगल था उसमें जो है उस भैंसे की प्रजाति का मात्र एक ही जीव मौजूद था, मतलब वो भैंसे ही अपने प्रजातियों में से जीवित था। अगर वो भी विलुप्त हो जाता ना तो उसकी प्रजाति ही विलुप्त हो जाती। तो इसके लिए जो है क्लोनिंग प्रक्रिया के द्वारा एक अंतिम प्रयास किया गया, एक जो है मादा भैंसे के जो है मादा क्लोन का विकास किया गया, क्योंकि जो है अगर उस भैंसों को प्रजनन करने के लिए अगर कोई मादा नहीं रहेगी तो भैंसे भी कुछ समय के बाद विलुप्त हो जाएगा, फिर उसकी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। तो एक मादा क्लोन का विकास किया गया उस भैंसे की, ताकि वो दोनों प्रजनन की क्रिया करेंगे और जिससे बच्चे को जन्म देंगे, ताकि उनकी पीढ़ी जो है बढ़ सकेगी, उनकी जो है संख्या बढ़ सकेगी। तो इसी उद्देश्य से जो है उस भैंसे के जो मादा क्लोन का विकास किया गया और उस भैंसे के जो है संकटग्रस्त जो है भैंसे के जो है प्रजाति को बचाया गया क्लोनिंग के जरिए ही। फिर इसी प्रकार 2015 में NDRI के द्वारा जो है स्वरूपा नाम के भैंस के क्लोन का विकास किया गया, जिससे जो है जिसके जो है दूध देने की जो क्षमता है 25 लीटर है। इसी प्रकार NDRI के द्वारा ही कुछ नर पशुओं के क्लोन का भी विकास किया गया। नर पशुओं के क्लोन का विकास इसलिए किया गया ताकि उच्च आनुवंशिकता से युक्त उच्च शुक्राणु क्षमता वाले जो है उच्च आनुवंशिकता से युक्त जो है नर पशुओं का निर्माण किया जा सके क्लोनिंग के जरिए, ताकि जो है अधिक जो है आनुवंशिक लक्षण वाले एंड जो है अधिक जो है शुक्राणु अधिक लक्षण वाले जो है शुक्राणुओं की क्षमता वाले जो है अगर नर पशुओं का क्लोन का विकास किया जाएगा तो उनके जो उच्च आनुवंशिकता से युक्त जो शुक्राणु हमें मिलेगा, हम उसका प्रयोग जो है वो कृत्रिम गर्भाधान कार्य में कर सकेंगे। कृत्रिम गर्भाधान मतलब कोई पशु है, कोई मादा है, उसके जो है वो गर्भाधान में जो वो शुक्राणु को स्थानांतरित कर देंगे, जिससे वो जो है गर्भधारण करेगी और बच्चे को जन्म देगी, ताकि और इसका उद्देश्य यही था कि दूध की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। तो उच्च आनुवंशिकता से युक्त अगर शुक्राणु उन्हें मिलेगा तो वो जो है उससे जो है वो दूध की उत्पादकता और पशुधन की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से जो है नर पशुओं के क्लोन भी विकसित किए गए। इसी प्रकार जो हाल ही में अभी मुर्रा नस्ल के जो है एक भैंस क्लोन का विकास किया गया है। तो ये जो क्लोनिंग की जो प्रक्रिया है ये अभी जारी है और हर वर्ष जो है कोई ना कोई जो है क्लोनिंग के पशु क्लोन या जंतु क्लोन का जो है विकास किया जाता है। इस प्रकार भारत में जो क्लोनिंग प्रक्रिया के लक्ष्य क्या थे, क्यों शुरू किया गया भारत में क्लोनिंग प्रक्रिया? तो इसके जो कई लक्ष्य हैं, जैसे कि इसका लक्ष्य ये था, पहला था कि पशुधन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके और दूध की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। वैसे भारत तो विश्व में जो दूध के उत्पादन के मामले में जो प्रथम स्थान पर आता है और पशुधन की संख्या के मामले में भी भारत प्रथम स्थान पर आता है, लेकिन जो है पशुधन की संख्या के मामले में भी प्रथम स्थान पर आता है, लेकिन भारत में जो मात्र 10% पशु ऐसे हैं जो कि उच्च गुणवत्ता से युक्त हैं। तो इसी समस्या को देखते हुए नेशनल डेयरी रिसर्च बोर्ड ने कहा कि भारत को जो है इस बढ़ते दूध के इस बढ़ते मांग को देखते हुए भारत को अपने दूध उत्पादन में प्रति वर्ष जो 1 करोड़ टन जो है वृद्धि करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत पशुधन एंड दूध उत्पादन के मामले में तो प्रथम स्थान पर आता है, लेकिन जितना उत्पादन होता है भारत में उससे अधिक जो है दूध की मांग भी है, उतना ही दूध का मांग भी भारत में है। तो इसीलिए भारत दूध उत्पादन तो करता है, लेकिन उसकी कमी का भी सामना करता है, क्योंकि इसमें भारत में इतने दूध की मांग है कि इससे जो है काम नहीं चल पाता है, उतने उत्पादन से भी काम नहीं चल पाता है। तो इस वजह से जो है NDRI ने कहा NTRB ने कहा कि प्रति वर्ष जो 1 करोड़ टन दूध की उत्पादकता बढ़ेगी तो जो है इस मांग को पूरा किया जा सकेगा। और इस कार्य के लिए उसने कहा कि क्लोनिंग की प्रक्रिया जो है, क्लोनिंग की तकनीक जो है एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जिसके जरिए हम
प्रति वर्ष 1 करोड़ टन की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, पशुधन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। तो क्लोनिंग की प्रक्रिया के जरिए जो है दूध की उत्पादकता एंड पशुधन की गुणवत्ता में सुधार करने के लक्ष्य से जो है क्लोनिंग की प्रक्रिया को अपनाया गया भारत में। एंड दूसरा उसका उद्देश्य ये था कि जो व्यावसायिक महत्व की वस्तुएं हैं उनके उत्पादन को बढ़ाया जा सके। व्यावसायिक महत्व की वस्तु जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो पश्मीना किस्म की जो बकरी थी उसके जो पश्मीना जो ऊन होते हैं वो व्यावसायिक महत्व के होते हैं, क्योंकि उससे जो है ठंडियों में प्रयोग किए जाने वाले चादर, कंबल ये सब बनाया जाता है। तो इसीलिए जो है पश्मीना किस्म की जो बकरी होती है वो जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती है और उस पश्मीना कश्मीर बकरी के ऊन से कई प्रकार के जो है ठंडी से बचने वाले वस्त्र बनाए जाते हैं। तो इसलिए जो है इस उद्देश्य से भी क्लोनिंग की प्रक्रिया शुरू की गई। नेक्स्ट इसका उद्देश्य ये था कि विलुप्त हो रही जो प्रजातियां हैं उनके लिए अंतिम प्रयास करना। जैसे छत्तीसगढ़ में जो संकर जंगली भैंसे के जो है प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक अंतिम प्रयास किया गया, मतलब एक अंतिम ही प्रयास किया गया, क्योंकि अगर मादा क्लोन का विकास नहीं किया जाता, मादा क्लोन का विकास कर दिया गया कि अगर इस प्रजाति को बच जाता है तो ठीक है, नहीं बचा तो भी, लेकिन एक अंतिम प्रयास के रूप में जो है इसको अपनाया गया। तो क्लोनिंग की प्रक्रिया के भारत में मुद्दे क्या आते हैं? तो क्लोनिंग की प्रक्रिया से संबंधित जो है कई प्रकार के मुद्दे जो है भारत में आते हैं, मतलब उस समय जो है मतलब अभी भी इसको लेकर जो कई मुद्दे सामने आते रहते हैं। जैसे कि इसकी जो सफलता दर है क्लोनिंग की, लगभग 10% ही जो है सफलता दर क्लोनिंग की है। एंड क्लोन की जो है जैविक उम्र और आनुवंशिक रोग में जो है जैविक उम्र और आनुवंशिक रोग को लेकर जो है कई वैज्ञानिकों में मतभेद की स्थिति है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जो है क्लोन आनुवंशिक रोग क्लोनों में जो है आनुवंशिक रोग जो है जन्म से ही जो है होने लग जा रहा है, और उस क्लोन में ऐसे रोग हो रहे हैं जो कि उस उम्र में उसमें नहीं होने चाहिए। तो कई ऐसे बच्चे क्लोन भी हैं जो कि मतलब जो वयस्कों में वो बीमारी देखने को मिलता है आनुवंशिक रोग, वो जो है उस शिशु क्लोन में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के जो है मुद्दे सामने आने लगे थे और मतभेद की स्थिति भी हो गई थी वैज्ञानिकों में। दूसरा मुद्दा ये था कि अगर अधिक मात्रा में जो है जंतु क्लोन का विकास किया जाएगा तो इससे जो है हमारे जंतुओं की जो आनुवंशिक विविधता है उसमें कमी आ सकती है। एंड जो विदेशी नस्ल के जो पशु हैं वो विलुप्त हो सकते हैं। सही बात है, अगर अधिक संख्या में जो है क्लोनिंग के जरिए जंतुओं का निर्माण किया गया तो उससे जो है मतलब क्लोनिंग के जरिए किसी में कोई अंतर ही नहीं रहेगा, सब एक समान व्यवहार वाले, सब एक समान दिखने वाले दिखेंगे, तो उनमें कोई आनुवंशिक विविधता ही नहीं देखने को मिलेगी। तो ये जो है आनुवंशिक विविधता खत्म हो जाएगी एंड जो है जो देसी नस्ल के जो पशु हैं उनकी संख्या भी घट सकती है। नेक्स्ट है क्लोनिंग को लेकर जो है क्लोनिंग में जो है मानव क्लोन के विकास को लेकर भी मुद्दे सामने आते रहते हैं। जैसे कि अगर मानव क्लोन का विकास किया गया तो लोगों के जो सामाजिक और जो व्यवहारिक जो संबंध है वो खराब हो सकते हैं, क्योंकि जो इससे एकल जनक की अवधारणा को बल मिलता है। मतलब कि मेरे ही जैसी दिखने वाली, समान दिखने वाली जो है एक कृतिका मेरे ही जैसे शारीरिक तौर पर, भौतिक तौर पर कृतिका उत्पन्न हो जाएगी क्लोन के जरिए, और मतलब कई उत्पन्न हो सकती है, एक ही नहीं कई अगर किया जाए तो इससे एकल जनक की अवधारणा को बल मिलेगा और मानवीय विविधता जो है उसमें भी कमी आ जाएगी। तो मानव क्लोन को लेकर जो है नैतिक दृष्टि से भी सही नहीं माना जाता है। तो इसलिए जो है भारत में मानव क्लोन का निर्माण करना जो है प्रतिबंधित है, और मानव क्लोन जैसी किसी प्रक्रिया को अपनाना भी गैर कानूनी माना जाता है। तो इसीलिए जो है मानव क्लोन का निर्माण पूरे भारत में प्रतिबंधित है। एंड नेक्स्ट है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक प्रजनन तकनीक।
तो ये जो सहायक प्रजनन तकनीक है, इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा आईवीएफ या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ का फुल फॉर्म है, या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, ये जो प्रक्रिया होती है, इसमें माता पिता या फिर कोई डोनर से जो अंडाणु और शुक्राणु को प्राप्त किया जाता है, उसको प्रयोगशाला के नियंत्रित दशा में जो है निषेचन कराया जाता है। मतलब अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन जो है गर्भाशय से बाहर किया जाता है। फिर जो निषेचन से जो जाइगोट प्राप्त होता है, उस जाइगोट को प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में बदल दिया जाता है। मतलब जब भ्रूण का विकास हो जाता है, भ्रूण का विकास बाहर किया जाता है, भ्रूण का विकास हो जाने के बाद जो है उसको प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में बदल दिया जाता है। प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था मतलब ऐसी भ्रूणीय अवस्था में कि वो नॉर्मली उसी ढंग से जो है फिर विकास करे। तो उस प्रकार प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में बदल कर जो उसे जो है मादा के जो गर्भाशय में स्थापित या फिर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तब जाके जो उस भ्रूण का जो प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था के माध्यम से जरिए जो है उस भ्रूण का जो है सामान्य तौर पर विकास होता है और बच्चे का जन्म होता है। तो दुनिया का जो प्रथम टेस्ट ट्यूब जो बेबी है, यूके में 1978 में जो है विकसित किया गया था। ठीक इसके 70 दिन बाद ही भारत में भी जो है भारत के कोलकाता में प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी जो है कनुप्रिया का जन्म हुआ, कोलकाता में हुआ। और इसका श्रेय जो डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को दिया जाता है। इस कनुप्रिया का नाम जो है दुर्गा भी रखा गया, ताकि जो है कनुप्रिया तो हर कोई जान गया था कि भारत में जो है प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी जो है कनुप्रिया है, लेकिन इसकी पहचान को छुपाने की कोशिश की गई, छुपाया गया, जिसको दुर्गा नाम दिया गया, ताकि जो लोग जो इसकी पहचान को भूल पाएँ। क्योंकि जो है अगर लोग जानेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी से प्राप्त है बच्चा, तो उसके साथ क्या पता उसके साथ अलग व्यवहार करें और वो जो है ऐसी ज़िंदगी ना जी पाए जैसा कि सब जीते हैं। तो इस वजह से जो उसके पहचान को छुपाया गया। नेक्स्ट GIFT, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। तो जो गैमेट है, इसमें जो है माता और पिता के अंडाणु और शुक्राणु को जो है डायरेक्ट जो है फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है। फैलोपियन ट्यूब जो है ओवरी में, गर्भाशय में होता है। दो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, तो उसमें जो है फैलोपियन ट्यूब्स में जो है अंडाणु और शुक्राणु को डाल दिया जाता है और जो निषेचन की क्रिया होती है वो उस फैलोपियन ट्यूब में ही होती है और भ्रूण विकास होता है और बच्चे का जन्म होता है। तो GIFT, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र में ये होता है। नेक्स्ट है ZIFT, इसमें जो है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। तो ये जो है इसमें माता और पिता से प्राप्त अंडाणु और शुक्राणु का जो निषेचन कराया जाता है, प्रयोगशाला की नियंत्रित दशा में निषेचन कराया जाता है। फिर जो जाइगोट प्राप्त होता है, उस जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता है। तो जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता है और इससे जो है सामान्य भ्रूण विकास होता है और बच्चे का जन्म होता है। तो जाइगोट ट्रांसफ़र में ऐसे किया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, इसमें जो है इस जो विधि है, इस प्रक्रिया में जो है जब कोई पुरुष में इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई पुरुष में जो है शुक्राणु उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, पैदा करने की जो क्षमता होती है, वो नहीं होती है। तब इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसमें जो कोई एक डोनर पुरुष होता है जो कि अपने शुक्राणु को दान करता है। फिर उस शुक्राणु को जो है प्रयोगशाला के यंत्रों से, प्रयोगशाला में जो उपस्थित जो यंत्र होते हैं उनके मदद से जो है उसको जो है मादा के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है और इससे जो है भ्रूण का विकास होता है और बच्चे का जन्म होता है। अब जो बच्चा जन्म लेता है उसमें जो कुछ आनुवंशिक लक्षण आते हैं वो उस पुरुष के ही आते हैं जिसने शुक्राणु दान किया है, ना कि उसके पिता का। तो इसलिए जो है इस विधि को भी गोपनीय रखा जाता है। तो इसमें ये होता है एंड इसका जो प्रयोग है पशुधन की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी किया जाता है। पशुधन के मामले में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सैरोगेसी। सैरोगेसी क्या होता है? सैरोगेसी जो है यह एक प्रकार की चिकित्सीय सेवा होती है सैरोगेसी। एंड इसमें जो महिला होती है
सरोगेसी जो है ये चिकित्सा सेवा होती है। इसमें जो सरोगेट माता होती है, माँ होती है, वो आईवीएफ के माध्यम से जो है उस आईवीएफ के माध्यम से प्राप्त भ्रूण का जो है अपने भ्रूण को जो है अपने गर्भाशय में स्थानांतरित करवा कर जो भ्रूण विकास कराती है, स्वाभाविक रूप से वृद्धि विकास कराती है, जो कि उस दंपति से प्राप्त हुआ आईवीएफ रहता है। फिर उससे जब शिशु का जन्म हो जाता है तो वो महिला जो है उस शिशु को उन दंपति को सौंप देती है। इसको हम जेस्टेशनल सरोगेसी भी कहते हैं। ये दो प्रकार की जेस्टेशनल सरोगेसी, एक तो होता है कमर्शियल सरोगेसी जिसको हम व्यावसायिक सरोगेसी भी कहते हैं, दूसरा जो अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी जिसको हम परोपकारी सरोगेसी कहते हैं। तो पहला जो कमर्शियल सरोगेसी है, कमर्शियल प्रकार की जो सरोगेसी है, इसमें जो सरोगेट माँ होती है उसको जो सेवा प्रदान करती है सरोगेसी की, उसके बदले जो उसको कुछ निश्चित जो है राशि प्रदान किया जाता है, शुल्क प्रदान किया जाता है उसकी सेवा के बदले। भारत में इसकी जो शुरुआत है 2002 में हुई, आईसीएमआर के द्वारा किया गया एंड निर्देशन में किया गया, और 2012 तक जो है भारत इसका जो सरोगेसी का जो विश्व प्रसिद्ध बाजार बन गया, और इसका जो प्रतिवर्ष जो मूल्य था 5 बिलियन डॉलर का था इसका प्रतिवर्ष मूल्य भारत में। तो इसलिए जो है भारत में जो है व्यावसायिक जो सरोगेसी इसको लेकर जो है कई जो है विवाद सामने आने लगे थे। पहला तो विवाद ये था कि भारत में जो सरोगेट जो महिलाएं थी उनको उनकी गरिमा हनन, उनकी निजता हनन का मामला सामने आने लगा था। दूसरा है कि जो सरोगेसी से जो प्राप्त जो शिशु थे उनकी जो है नागरिकता को लेकर भी कई विवाद सामने आने लगे थे। मतलब नागरिकता का विवाद कैसे उत्पन्न होता था, तो ये जो है जैसे कोई विदेश के दंपति हैं, विदेश के जो है पति पत्नी हैं, विदेश से भारत आए हैं और भारत में जो है सरोगेसी की सेवा ले रहे हैं, भारत की किसी महिला से सरोगेसी की सेवा ले रहे हैं। अब सरोगेसी की सेवा में जब वो बच्चा जन्म लेगा तो उसकी नागरिकता को लेकर विवाद उत्पन्न होने लगा था कि उस शिशु को भारत का नागरिकता दी जाए या फिर उस देश का जहाँ के वो दंपति हैं। इस प्रकार के मुद्दे सामने आने लगे थे और जो है सरोगेट महिलाओं की सुरक्षा का मामला भी सामने आने लगा था। उनकी सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं मौजूद था। एंड नेक्स्ट समस्या ये थी कि जो सरोगेसी की जो सेवा थी यह एक चिकित्सीय सेवा के रूप में स्थापित हुई थी, लेकिन इसके आधार को बदल दिया गया। इसके आधार को बदल कर जो एक चिकित्सीय सुविधा में स्थानांतरित कर दिया गया लोगों के द्वारा। मतलब लोग इसका जो गलत फ़ायदा उठाने लगे, जैसे कि इसका दुरुपयोग जो है स्वस्थ दंपतियों द्वारा किया जाने लगा। स्वस्थ दंपति मतलब जो महिला जो है जो कि स्वस्थ थी, जो कि अपने गर्भाशय से जो बच्चे को जन्म दे सकते थे, लेकिन वो अपने माध्यम से बच्चे को जन्म देकर सरोगेसी के माध्यम से जो बच्चा लिया, तो स्वस्थ दंपतियों द्वारा, कुंवारे व्यक्तियों द्वारा भी एंड विदेशी नागरिकों द्वारा इसका बड़े स्तर पर जो दुरुपयोग किया जाने लगा। एक यह चिकित्सीय सेवा के रूप में उपलब्ध थी ताकि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिस दंपति के पास कई सालों से कोई बच्चा नहीं हो, तो वो जो है इस माध्यम से जो है वो अपने बच्चा ले सकता है। लेकिन तब फिर इसी समस्या को देखते हुए ये जो सभी समस्याएं थी इसको जो है भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब ये जो सभी मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जो है व्यावसायिक सरोगेसी को भारत में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया एंड इस पर कानून बनाने की जो है प्रक्रिया की भी शुरुआत की गई। नेक्स्ट है अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी, जिसको हम परोपकारी सरोगेसी भी कहते हैं। तो ये जो परोपकारी सरोगेसी होती है, इसमें जो सरोगेट महिला होती है वो परोपकार की भावना से जो बच्चे को जन्म देती है। मतलब वो जो है किसी प्रकार का मतलब वो उस सेवा के बदले जो कोई लेन देन नहीं होता है। मतलब वो एक परोपकार एंड दया भाव, परोपकार के माध्यम से जो है वो सरोगेसी की सेवा देती है। तो इस समय भारत में जो है परोपकारी सरोगेसी की अनुमति है एंड जो है इस संदर्भ में जो है इसी संदर्भ में सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 1900 सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट जो है 2021 पारित किया गया और भारत में जो है परोपकारी सरोगेसी की अनुमति है और इस सेवा में जो है
वो महिला जो है उस दंपति के जो है सगे संबंधी होनी चाहिए। लेकिन जो वो दंपति होती है और इसमें दंपति को जो कोई कोई जो है सेवा के बदले कोई शुल्क नहीं प्रदान किया जाएगा। लेकिन जो है सेवा के बदले कोई शुल्क नहीं प्रदान किया जाएगा। लेकिन वो उस महिला के जो मेडिकल खर्चों का निर्वहन होगा वो दंपति द्वारा ही किया जाएगा। तो इसमें सरोगेट महिला की अर्हता क्या होती है, मतलब किस महिला को, कौन सी महिला सरोगेसी की सेवा दे सकती है, सरोगेट माँ बन सकती है। तो वो जो है दंपति के पहले तो निकट संबंधी होनी चाहिए, पास की मतलब रिलेटिव्स होनी चाहिए बहुत, और जो है वो जो शादीशुदा महिला होनी चाहिए जिसके कम से कम जो है एक बच्चे की माँ भी हो, उसका उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच का होना चाहिए, वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ भी हो, और इस प्रक्रिया में जो उस महिला के जो है पति के शुक्राणु का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसका उपयोग कुंवारे व्यक्ति, समलैंगिक व्यक्ति और विदेशी दंपतियों द्वारा जो है ये सेवा प्रदान नहीं कर सकते हैं। विदेशी दंपति या कुंवारे व्यक्ति जो कुंवारे जो व्यक्ति हैं सरोगेट माँ की सेवा प्रदान नहीं कर सकती हैं। और विधवा और तलाकशुदा भी जो है सरोगेट माँ की जो है सरोगेट माँ की जो सेवा प्रदान कर सकती है। अब वो महिला जो कि सरोगेसी की सेवा ले सकती है, तो इसमें जो है वो दंपति पहले भारतीय शादीशुदा दंपति हों और जिनकी शादी के जो 5 वर्ष पूरे हो गए हों, और डॉक्टरी जांच से ये भी पुष्टि हो गई हो कि बांझपन की पुष्टि हो गई हो, दंपति का पहले से कोई पुत्र ना हो और उनकी शादी के जो 5 वर्ष हो गए हों, तो इस स्थिति में जो कोई महिला जो है सरोगेसी की सेवा ले सकती है। तो भारत में जो सरोगेसी के जो है सरोगेसी को नियंत्रित करने के लिए नेशनल सरोगेसी जो है बोर्ड एंड स्टेट्स को स्थापित किया गया, जिसमें जो है किसी कानून के उल्लंघन पर जो है 10 साल की सज़ा और 10 वर्ष के जो है कारावास, 10 साल की सज़ा एंड 10 लाख रुपए का जो जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो इस प्रकार जो है नेक्स्ट टॉपिक है 3 पैरेंट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या फिर 3 पैरेंट बेबी कह लो, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी कह लो। तो ये जो है तीनों एक ही का नाम है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इसमें जो निषेचन होता है अंडाणु और शुक्राणु का जो निषेचन किया जाता है, तो उस निषेचन में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो प्राप्ति होती है वो अंडाणु से होती है। एमडीएनए की जो प्राप्ति होती है वो मादा से होती है। इसके फलस्वरूप जो संतति पैदा होता है, जो शिशु पैदा होता है, उसमें एमडीएनए की जो आनुवंशिकता मौजूद होती है वो माता से ही मिली होती है। तो एमडीएनए की आनुवंशिकता जो है वो माता से मिली होती है। एंड और ये जो प्रक्रिया होती है इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो कुछ आनुवंशिक विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो आनुवंशिक विकार के कारण जो है कई प्रकार के रोग प्रकट होने लगते हैं, जिससे कि बहुत अधिक जो संख्या में है, जनसंख्या में जो है महिलाएं ही इसका शिकार होती हैं, ज़्यादा प्रभावित होती हैं, जिससे क्योंकि जो है यह रोग जो है मातृ रेखा आनुवंशिकता या फिर महिलाओं के द्वारा आगे बढ़ने वाले जो है रोग को जन्म देता है। क्योंकि जो एमडीएनए की प्राप्ति होती है वो तो हमें मादा से, मतलब मेरे माता से प्राप्त होती है। तो उस मादा से जब कोई पुत्री जन्म लेगी तो उस पुत्री में जो है जो एमडीएनए होगा उसके माता से प्राप्त होगा। अब उस पुत्री के जो पुत्री जन्म लेगी, मतलब पुत्र में नहीं जाता है ये, बस पुत्री में ही जाता है, स्त्रियों में ही जाता है ये, माता से माता, माता से माता, माता से माता। तो इस प्रकार जो है यह कभी समाप्त ही नहीं होगा। तो इसीलिए इसके कारण जो है कई प्रकार की मस्तिष्क, हृदय, त्वचा, यकृत, मांसपेशियाँ ये सब जो प्रभावित होती हैं, जैसे जो लाइट सिंड्रोम या फिर चेंज सिंड्रोम जैसे जो है गंभीर रोग जो है रोग हो सकते हैं, जिसके कारण जो व्यक्ति जो है सामान्य रूप से जीवन जी नहीं पाता है। इसी प्रकार 2015 में इसी समस्या को देखते हुए 2015 में जो ब्रिटेन दुनिया का पहला ऐसा राष्ट्र बना जिसने जो है एमडीएनए से विकार के कारण जो प्रकट होने वाले जो रोग थे उनके उपचार के लिए जो है प्रजनन कोशिका
प्रजनन कोशिका या फिर भ्रूण में जो है जो हमारे भ्रूण में जो है आनुवांशिक बदलाव करने की इजाज़त दी। मतलब ये पहला ऐसा देश था जो कि आनुवांशिक बदलाव मतलब एमडीएनए को बदलने की जो है इजाज़त दी। और इस तकनीक को हम टीपी आईवीएफ या फिर इन माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहते हैं, जो इस तकनीक के द्वारा जो है एमडीएनए को जो है बदला जाता है। तो इसीलिए जो इस विधि में जो है माता पिता और एक अंडाणु प्रदान करने वाली जो है एक महिला होती है। तो इसीलिए भ्रूण के विकास के लिए जो है जो महिला होती है वो भ्रूण के विकास के लिए एक स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रदान करती है उस दंपति को। फिर जो है फिर उसका समान रूप से विकास होता है। फिर उसको स्थापित किया जाता है उस महिला के गर्भाशय में, बदला जाता है एमडीएनए को। तो 2016 में जो है अमेरिकी डॉक्टरों के प्रयास से दुनिया का पहला जो है 3 पैरेंट बेबी का जन्म मैक्सिको में किया गया था। तो टीपी आईवीएफ जो तकनीक है, जो विधि है, इसकी 2 विधियां हैं। इसकी 2 विधियां, पहला तो माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफ़र एंड दूसरा जो प्रोनिकल ट्रांसफ़र। तो माइटोकॉन्ड्रियल जो ट्रांसफ़र है, इसमें जो है जो एमडीएनए का जो बदलाव होता है, एमडीएनए का बदलाव निषेचन से पहले ही कर दिया जाता है। तो एमडीएनए का बदलाव जब अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन नहीं हुआ होता है, तभी जो है एमडीएनए का बदलाव उस महिला में कर दिया जाता है। तो इसलिए जो यह काफ़ी लोकप्रिय है, क्योंकि जो है इसमें कोई जो है बाधा नहीं होती है, कोई खतरा नहीं होता। दूसरा जो है प्रोनिकल ट्रांसफर है, जो इसमें जो एमडीएनए का जो बदलाव होता है वो जायगोट में किया जाता है। तो इसीलिए जो है ये कम लोकप्रिय है, क्योंकि जो है इसमें बहुत रिस्क एंड जो है बहुत जो है चुनौतीपूर्ण होता है। तो इस प्रकार जो है 3 पैरेंट बेबी का जो है विकास जो है होता है एमडीएनए के माध्यम से। तो 3 पैरेंट बेबी इसीलिए कहा जाता है कि इनमें 3 व्यक्तियों की जो भूमिका होती है, एक तो पिता की भी होती है, माता की भी होती है, और एक डोनर महिला की भी होती है। तो हम इसीलिए जो इसको 3 पैरेंट बेबी कहते हैं। तो इस जो प्रक्रिया होती थी 3 पैरेंट बेबी की, तो जो महिला होती है, महिला की कोशिका से जो है कोशिका में जो केंद्रक होता है, तो महिला के जो अंडाणु को निकाल लिया जाता है। अंडाणु को निकाल कर अब जो डोनर महिला होती है उससे जो स्वस्थ एमडीएनए लिया जाता है। मतलब पहले महिला के अंडाणु को निकाल कर जो उसमें से जो है जो एमडीएनए है उसको हटा दिया जाता है। फिर जो महिला स्वस्थ एमडीएनए प्रदान करती है उसको जो है उसमें स्थापित करके जो है फिर उस महिला के जो है गर्भाशय में डाल दिया जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है तीन पेरेंट्स होती है, इसलिए हम इसको 3 पैरेंट बेबी भी कहते हैं। नेक्स्ट है फॉरेंसिक। नेक्स्ट है हमारा जो चैप्टर है वो है फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी। इसमें पहला जो है वो है डीएनए प्रोफाइलिंग या फिर फिंगरप्रिंटिंग। दूसरा इसमें पढ़ेंगे हम पॉलियोग्राफी, नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग, बायोमेट्रिक्स। तो ये सब जो है फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। तो फॉरेंसिक में पहला जो हमारा टॉपिक है डीएनए प्रोफाइलिंग या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। तो इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, आनुवंशिक पदार्थों में जो सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, उनमें जो विशेषताएं होती है, उन विशेषताओं के आधार पर जो है उस व्यक्ति या फिर जीव की जो है पहचान जब की जाती है, तो हम उसी को जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। क्योंकि जो है उस व्यक्ति के जो है जीन, उस व्यक्ति के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थों पर जो आनुवंशिक गुण होते हैं उसकी पहचान की जाती है। ये जो प्रक्रिया होती है इसमें डीएनए के कुछ विशिष्ट अनुक्रम भी पाए जाते हैं, जैसे कि VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स एंड जो है STR शॉर्ट टर्म रिपीट्स, टेंडम रिपीट्स। तो इस प्रकार जो है और माइटोकॉन्ड्रियल जो है डीएनए जो है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। तो ये जो कुछ डीएनए के विशिष्ट जो है डीएनए के विशिष्ट खंड हैं। तो इन्हीं तीनों के आधार पर समानता और इनके अंतर के आधार पर जो है हम किसी भी व्यक्ति का जो है पहचान कर सकते हैं।
तो डीएनए जो प्रोफाइलिंग होती है, डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए किसी भी व्यक्ति के जो है उसकी बालों की कोशिका, उसके लार की कोशिका, उसके जो है जड़ सहित बाल, उसके शुक्राणु, इन सभी आधारों पर जो उस व्यक्ति की जो है पहचान की जा सकती है। तो ये सभी जो है एक पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों तो जो सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं, हम उनके आधार पर जो है इसका अध्ययन कर सकते हैं, उस व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। तो डीएनए जो प्रोफाइलिंग है, इस तकनीक का जो विकास है 1984 में जो है किया गया था। इसका विकास जो है सर एलेक्स जेफरी ने किया था, जो कि ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। और भारत में जो इसका विकास है CCMB के द्वारा किया गया, सेंटर फॉर सेल एंड जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो हैदराबाद में किया गया। भारत में जो है CCMB जो हैदराबाद में मौजूद है, जिसने जो भारत में जो डीएनए प्रोफाइलिंग का विकास किया। एंड जो डीएनए प्रोफाइलिंग के जो है कई तकनीक इसमें प्रयोग किए जाते हैं। पहला जो PCR पॉलीमर चेंज रिएक्शन, ये जो प्रयोगशाला विधि है, इसमें जो प्रयोगशाला विधि से जो डीएनए की जो संख्या होती है उसको बढ़ाई जाती है। दूसरा SBAT है, साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। तो इसके द्वारा जो डीएनए के जो विशिष्ट खंड होते हैं VNTR या फिर CTR की जो है पहचान की जाती है। एंड दूसरा जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये प्रक्रिया में जो डीएनए के जो विशिष्ट खंड होते हैं, उसके विशिष्ट खंडों में जो उसके आकार, आणविक क्षार, आवेश, इन सभी आधारों की जो पहचान की जाती है और पहचान स्थापित की जाती है। एंड जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो प्रयोग होता है RNA या फिर प्रोटीन अणुओं की पहचान में भी, उनके वर्गीकरण में भी किया जाता है। तो डीएनए जो प्रोफाइलिंग होता है, डीएनए प्रोफाइलिंग के जो है उपयोग कई माध्यमों से जो है डीएनए प्रोफाइलिंग का उपयोग किया जाता है। पहला तो इसका उपयोग अपराध अनुसंधान में किया जाता है, जो कि काफ़ी संख्या में इसका जो प्रयोग अपराध अनुसंधान में ही किया जाता है डीएनए प्रोफाइलिंग का। जैसे अपराधियों की पहचान करने में किया जाता है, शवों की यानी डेड बॉडी की पहचान करने में, माता एंड पिता की पहचान करने में, गैर कानूनी प्रवासी जो श्रमिक होते हैं उनके जो है गैर कानूनी जो है गैर कानूनी प्रवासी मामलों की जो पहचान में भी डीएनए प्रोफाइलिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है वर्तमान समय में काफ़ी लोकप्रिय तकनीक है। एंड दूसरा इसका प्रयोग जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जाता है। पहला इसका स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुवांशिक रोगों की पहचान में इसका उपयोग किया जाता है। वंशावली का विश्लेषण करने में किया जाता है। तो इस प्रकार वर्तमान में इसका प्रयोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी किया जा रहा है। नेक्स्ट है जैव विविधता संरक्षण में इसका प्रयोग। तो जैव विविधता के संरक्षण में जो है जो मिलते जुलते प्रजाति होते हैं, प्रजाति या फिर नस्लों की जो पहचान की जाती है। एंड जो अवैध रूप से तस्करी किए गए जो जानवर होते हैं उनकी उत्पत्ति की पहचान की जाती है। एंड जो GM फसल होते हैं, GM फसल और खाद्य पदार्थों में जो है जैविक पदार्थों की जो पहचान के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है। तो जो डीएनए प्रोफाइलिंग तकनीक है, इसका प्रयोग स्वास्थ्य, जैव विविधता, अपराध अनुसंधान, इन सभी क्षेत्रों में जो है पहचान को स्थापित करने के उद्देश्य से जो है डीएनए प्रोफाइलिंग का उपयोग किया जाता है एक बड़े स्तर पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीग्राफी टेस्ट, जिसको हम लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। जो पॉलीग्राफी है, इसका वैज्ञानिक जो आधार होता है झूठ बोलते समय व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसका अध्ययन करना होता है। तो सामान्य रूप से जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके सांस की धड़कन, पसीने का स्राव, सांस लेने की गति, हृदय की धड़कन, इस सभी में जो परिवर्तन होने लगता है और उसके साथ शरीर का तापमान का बढ़ना, तो इन सभी का जो अध्ययन किया जाता है, अध्ययन विश्लेषण किया जाता है पॉलीग्राफी में। एंड अध्ययन विश्लेषण के लिए जो कंप्यूटर या फिर पॉलीग्राफी मशीन के द्वारा जो ये प्रक्रिया की जाती है। इससे जो व्यक्ति के झूठ बोलने की जो संभावनाएं होती हैं उसका भी पता लगाया जाता है। तो ये जो है तकनीक, ये जो प्रक्रिया है बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि इसमें जो है जो हमारी जो बॉडी है इसमें
मामूली सी बात है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी जिसने अपराध नहीं किया है, अगर उसको पोलियोग्राफी उसका किया जाता है तो उसके भी बॉडी में वैसे परिवर्तन हो सकते हैं, क्योंकि वो भी डर जाएगा कि क्या पता वो भी फंस जाए इस अपराध में, तो वो भी डर के मारे जो उसके भी अंदर जो इस प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं, शारीरिक परिवर्तन उसके में भी दिख सकते हैं, अगर वो सच भी बोल रहा है फिर भी। तो इसलिए जो है लोकप्रिय तकनीक नहीं है, और इसका जो और न्यायालय जो है इसे जो है साक्ष्य के रूप में नहीं मानता है। तो इसका उद्देश्य सिर्फ अपराध जो अनुसंधान है उसको एक दिशा देने के लिए होता है, ताकि इससे जो है सबूत जुटाया जा सके। दूसरा है नार्को एनालिसिस को हम ट्रूथ सीरम टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें इसमें 2 प्रकार के रासायनिक पदार्थों का, जो नशीली पदार्थों का उपयोग किया जाए, जैसे सोडियम पेंटाथोल एंड सोडियम एमाइटोल। तो इस जो है नार्को एनालिसिस में नशीली पदार्थ जो होता है, नशीली पदार्थों के प्रभाव में जब ये 2 नशीली पदार्थें दी जाती है किसी व्यक्ति को, तो वो अर्धचेतन अवस्था में चला जाता है। तो अर्धचेतन अवस्था में जाने के बाद जो है उस व्यक्ति से जो है उस अपराध से संबंधित जो सूचनाएं एकत्रित करने का प्रयास किया जाता है, और अर्धचेतन जो अवस्था होता है उस व्यक्ति जो है अपने बचने की या फिर झूठ बोलने की कोई योजना भी नहीं बना पाता है, क्योंकि वो अर्धचेतन अवस्था मतलब व्यक्ति पूरा रूप से सोया भी नहीं होता है और सोया भी होता है, मतलब आधी नींद में होता है वो व्यक्ति। तो उसका मस्तिष्क जो उसके कंट्रोल में नहीं होता है, जो भी बोलता है वो मतलब ऐसी संभावना रहती है कि जो व्यक्ति बोलेगा वो सच ही बोलेगा। एंड और अपराध से जुड़े जो संभव जो तथ्य होते हैं उसको एकत्रित करने का प्रयास किया जाता है। हालांकि ये जो नार्को एनालिसिस है, इसको जो है जो न्यायालय है उस साक्ष्य के रूप में नहीं मानता है, क्योंकि जो है इसमें साक्ष्य के रूप में नहीं मानने का कई कारण हैं। जैसे अगर साक्ष्य के रूप में, क्योंकि जो है ये जो है सही नहीं है, आर्टिकल 20 का उल्लंघन है, तो इसलिए इसका प्रयोग जो है सिर्फ अपराध अनुसंधान को एक दिशा देने के लिए किया जाता है। जो ट्रूथ सीरम्स है, सोडियम एमाइटोल एंड सोडियम पेंटाथोल, ये जो है उस व्यक्ति के शरीर पे, ये किसी भी व्यक्ति के शरीर पे जो एक घातक प्रभाव पैदा कर सकते हैं। तो इसका जो अधिक मात्रा है, इसकी अधिक मात्रा के कारण व्यक्ति जो है कोमा में भी जा सकता है। अगर ये अधिक मात्रा में दे दिया जाता है तो व्यक्ति कोमा में या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये ट्रूथ सीरम्स जो है ये काफ़ी जो है घातक नशीले रासायनिक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है ब्रेन मैपिंग जिसको हम जो है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में EEG, इलेक्ट्रो इन्फेलोग्राम, तो EEG की मदद से जो मस्तिष्क के जो रोगों का अध्ययन किया जाता है, रोगों का अध्ययन करके व्यक्ति जो है अपराध से जुड़े जो तथ्य होते हैं, संदर्भ होते हैं, उसकी जांच की जाती है। तो इससे जो मस्तिष्क में जो तरंग उत्पन्न होते हैं जब हम झूठ बोलते हैं, तो उसी को इसमें कैप्चर किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, मस्तिष्क की जो विद्युतीय प्रक्रियाएं होती हैं, मस्तिष्क की जो तरंगें होती हैं, उसी का विश्लेषण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में जो नशीले पदार्थ होते हैं, कोई नशीला पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें कोई प्रश्न भी नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि जो है और इसमें व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक यातनाओं से भी नहीं गुजरना पड़ता है ब्रेन मैपिंग में। तो ये जो होती है ब्रेन मैपिंग, इसमें जो है व्यक्ति को कंप्यूटर के सामने बैठा दिया जाता है और उसके मस्तिष्क पर जो है कुछ ऐसे कुछ यंत्र लगा दिए जाते हैं, मतलब ऐसे लगा दिए जाते हैं जो कि उसके मस्तिष्क से जो तरंगें उत्पन्न होगी उसको जो है उसका अध्ययन किया जाएगा। तो इसमें व्यक्ति को कंप्यूटर के सामने बैठा दिया जाता है नॉर्मली, और उस कंप्यूटर में जो ऐसे ऐसे तस्वीरें दिखाई जाती हैं, जैसे कि फांसी का फंदा हो गया, गड्ढा हो गया, चाकू हो गया, तो ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। अगर व्यक्ति चाकू से कोई अपराध किया हो, किसी का मृत्यु किया हो, कत्ल किया हो, तो वो उसके मस्तिष्क में तरंगे उत्पन्न होना लाजमी है। तो वो जो है उस चाकू को देखकर डर जाएगा कि हाँ, मैंने तो ऐसे ही चाकू से उसको मारा था। तो कुछ तो ऐसे सोचेगा और वो जो मोमेंट होगा चाकू को देखकर वो घबराएगा। तो इसलिए जो है वो अब जो तरंगे उत्पन्न होगी उसके मस्तिष्क में, उसको जो है
उसका अध्ययन किया जाएगा, कैप्चर किया जाएगा। तो इसमें जो है व्यक्ति नॉर्मली व्यक्ति को कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं होती है, बस उसको उस कंप्यूटर में ऐसे ऐसे चित्र दिखाए जाते हैं, मतलब अपने आप दिखते रहते हैं, चित्र दिखाए जाते हैं, ताकि वो व्यक्ति जो है व्यक्ति के अंदर तरंगे उत्पन्न हो, उसके आधार पर जो है पहचान किया जा सके कि हाँ इसने ज़रूर मतलब। तो इसका उद्देश्य भी अपराध अनुसंधान को दिशा देने के लिए किया जाता है। और ब्रेन मैपिंग को भी जो न्यायालय है वो साक्ष्य के रूप में नहीं मानता है। और वर्तमान समय में जो अपराध अनुसंधान के लिए जो सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाने वाला जो विधि है वो ब्रेन मैपिंग ही है। तो वर्तमान में जो अपराध अनुसंधान में जो है सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाने ब्रेन मैपिंग को जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है प्रयोग में लाया जाता है। तो इसलिए जो आर्टिकल हमारा 20 है संविधान का, आर्टिकल 20 के जो तीसरा जो अध्याय है उसमें लिखा गया है कि व्यक्ति से प्राप्त जो सूचनाएं होती हैं उसका प्रयोग जो होता है उसी व्यक्ति के खिलाफ गवाही के लिए नहीं किया जा सकता है। मतलब मान लो किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और उसने कबूल भी कर लिया, हाँ मैंने ये अपराध किया है और ऐसे मारा है, यहाँ पे मारा है, फिर भी जो है न्यायालय उसको साक्ष्य के रूप में नहीं मानेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। तो इसीलिए इसी आधार पर पॉलीग्राफी, नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग को जो है न्यायालय जो है साक्ष्य के रूप में नहीं मानता है, क्योंकि जो है ये जो प्रक्रियाएं होती हैं, टेस्ट्स होते हैं, इसमें व्यक्ति खुद के प्रति ही गवाही दे रहा होता है, खुद ही कबूल कर रहा होता है। तो इसलिए इन टेस्ट का, इन प्रक्रिया का प्रयोग जो है सिर्फ अपराध अनुसंधान को दिशा देने के लिए, सबूत को जुटाने के लिए ही किया जाता है। तो इसी प्रकार SMT सेल्वी एंड स्टेट्स ऑफ कर्नाटका का केस 2010 में जो है इस जो न्यायिक विवाद हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि DNA प्रोफाइलिंग, DNA पॉलीग्राफी, नार्को एनालिसिस, ये सब जो है उस व्यक्ति के सहमति के आधार पर भी किए जाएंगे। पहले जो वो व्यक्ति है, पहले उससे सहमति यानी अनुमति ली जाएगी। अगर वह व्यक्ति कहेगा हाँ मैं ये टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ, तभी उसका जो है वो टेस्ट किया जाएगा, चाहे पॉलीग्राफी हो, नार्को हो या फिर ब्रेन मैपिंग हो। तो उसकी मर्जी से ही जो है उसका वो टेस्ट है वो किया जाता है, उस व्यक्ति की मर्जी से ही, ना कि ज़बरदस्ती उसका ये टेस्ट कराया जाता है। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स जो हमारा टॉपिक है, बायोमेट्रिक्स में शारीरिक और जो व्यवहारिक जो लक्षण होते हैं उसके आधार पर जो है किसी व्यक्ति का जो है पहचान किया जाता है। तो इसी तकनीक को हम बायोमेट्रिक्स कहते हैं। तो जो व्यक्ति होता है तो जो हमारे भौतिक लक्षण होते हैं, शारीरिक, हमारे बात करने का तरीका, चलने का स्टाइल, तो ये शारीरिक हमारे, एंड जो भौतिक होता है जैसे कि भौतिक में व्यवहारिक जो होता है, नहीं मैंने व्यवहारिक बताया था, जो भौतिक होता है जैसे कि हमारे लिखने का तरीका, हमारे ये सब जो है ये आ जाएंगे भौतिक। तो भौतिक एंड जो व्यवहारिक, तो भौतिक में आ जाएगा, फिजिकल में आ जाएगा हमारा फिंगरप्रिंट, फेस, आइरिस एंड रेटिना, हाथ, फिंगर, नसें, ये सब जो है भौतिक है। एंड बिहेवियर में, व्यवहारिक में आ जाएगा हमारे आवाज़, सिग्नेचर्स, बॉडी लैंग्वेज। तो इन सभी आधारों पर जो बायोमेट्रिक्स की प्रक्रिया वो किया जाता है। बायोमेट्रिक्स का उपयोग कई अवसरों पर किया जाता है। जैसे इसका उपयोग की बात करें हम तो नागरिकों की डिजिटल पहचान में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि आधार कार्ड की पहचान में, एंड बायोमेट्रिक्स बैंकिंग या फिर बायोमेट्रिक्स ATM की पहचान में, सुरक्षित इंटरनेट या फिर सुरक्षित ई-कॉमर्स में इसका उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा साइबर क्राइम जैसे जो अपराधों की रोकथाम की जाती है। एंड इसके द्वारा जो है दफ्तर एंड जो कंपनी होती है या फिर कोई विभाग होता है उसमें उपस्थिति को दर्ज की जाती है कि उसमें जो है कितने कर्मचारी आज कार्य करने आए थे। तो उस हिसाब से जो है बायोमेट्रिक्स के आधार पर ये पहचान स्थापित की जाती है। इसके द्वारा अपराध अनुसंधान या फिर सामाजिक सुरक्षा को भी मदद मिलता है। तो इसीलिए बायोमेट्रिक्स जो है आजकल हर जगह प्रयोग में लाई जा रही है, हर जगह इसका प्रयोग किया जा रहा है। हम कोई एग्ज़ाम देने भी जाते हैं तो बायोमेट्रिक्स के आधार पर ही वो हमारी पहचान करते हैं। तो अभी हाल ही में जो है भारतीय हवाई अड्डों पर जो है बायोमेट्रिक्स आधारित जो है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का जो है डीजी यूत्रा प्रोग्राम की शुरुआत की गई है।
और जिसमें जो हवाई यात्रियों की पहचान जो है कैमरे से किया जाता है। तो कैमरे की मदद से जिसमें हवाई यात्रियों की पहचान की, जो यात्रा करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो बायोमेट्रिक्स के संग्रहण और उपयोग के संदर्भ में नागरिकों की जो है इसमें निजता के मुद्दे भी सामने आने लगते हैं। मतलब कोई व्यक्ति का ऐसा नहीं होता है कि वो अपने जो निजी जो कार्य होता है वो नहीं दिखाना चाहता है, फिर भी जो उसको कैमरे की मदद से देख लिया जाता है। तो इसलिए जो है इसको जो है नागरिकों की निजता का हनन कहा जाता है। एंड जो नेक्स्ट है हमारा जो लेक्चर 11 है, लेक्चर 11 का मेरा पहला टॉपिक है जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा। जीन थेरेपी जो है जीन चिकित्सा में जीनोम जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर जीनोम एडिटिंग जैसी इन्हीं तकनीकों पर आधारित है जीन थेरेपी। एंड यह एक चिकित्सीय विधि होती है जीन थेरेपी। एंड जो इसके द्वारा जो है जो आनुवंशिक और जो असाध्य रोग होते हैं उनकी पहचान की जाती है, उनके उपचार किए जाते हैं। तो जीन थेरेपी की मदद से जो कुछ आनुवंशिक रोगों के और का उपचार स्थापित किया जाता है, उपचार किया जाता है। जीन चिकित्सा जो होती है इसमें मुख्य तौर पर जो है 2 विधियों का उपयोग किया जाता है। पहला विधि में ये किया जाता है, पहला विधि में जो रोग होते हैं, उस रोग के होने के जो उत्तरदायी जीन होते हैं उन जीन को जो है हटा दिया जाता है, जीन को हटा दिया जाता है। दूसरा में ये किया जाता है कि जो उस रोग के लिए उत्तरदायी जीन होते हैं उनको एक स्वस्थ जीन से बदल दिया जाता है। तो इसमें 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से। एंड ये जो कार्य होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या फिर लाइगेज एंजाइम की मदद से जो है ये किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जीन ट्रांसफ़र के लिए वायरस या फिर संवाहक के रूप में वायरस का उपयोग किया जाता है। तो जो वायरस होता है वो जीन ट्रांसफ़र के लिए जो है एक संवाहक के रूप में जो वायरस का उपयोग किया जाता है। वायरस की मदद से जो है जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है। जो जीन चिकित्सा विधि होती है, जीन चिकित्सा में जो है स्टेम सेल का भी प्रयोग किया जाता है। स्टेम सेल को भी जो जीन चिकित्सा में स्थापित किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो स्टेम सेल की मदद से कई प्रकार के जो कोशिकाओं को विकसित करना, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से जो है इसमें जो स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में, इस विधि में जो जीन चिकित्सा होती है इसका जो प्रथम जो परीक्षण है 1990 में किया गया था। 1990 में इसका प्रथम परीक्षण किया गया था। इसका प्रयोग डॉक्टर फ्रेंच एंडरसन के द्वारा जो है जीन चिकित्सा का जो प्रथम प्रयोग किया गया था। एंड उन्होंने जो इस विधि के द्वारा, जीन चिकित्सा विधि के द्वारा उन्होंने जो है SCID सेवर कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी डिजीज़ जैसे जो है गंभीर जो है रोग का उपचार किया उन्होंने जीन थेरेपी से। इस रोग ये जो रोग होता है SCID, इसमें व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है वो ध्वस्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसे हम बबल बॉय सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। तो जीन चिकित्सा जो होती है इसमें इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं। जीन चिकित्सा के 2 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है कायिक कोशिका, दूसरा जो होता है प्रजनन कोशिका। कायिक कोशिका में जो प्रभाव होता है, कायिक कोशिका में जो प्रभाव होता है सिर्फ एक ही व्यक्ति तक होता है। जैसे कि इसका प्रभाव जो है अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाता है। और यह जो परीक्षण स्तर पर जो है यह इसका प्रयोग किया जाता है, मौजूद होता है। दूसरा जो प्रजनन कोशिका होता है इसका प्रभाव जो है आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है और यह जो है विवादित और प्रतिबंधित है। तो स्टेम सेल के 2 प्रकार होते हैं, कायिक कोशिका एंड प्रजनन कोशिका। एंड जो जीन चिकित्सा होती है, जीन चिकित्सा का जो है जो सफलता दर होता है जीन चिकित्सा का वो कम होने के कारण विश्व के ज़्यादातर जो देश होते हैं, ज़्यादातर देशों में क्योंकि जो जीन चिकित्सा से जो बहुत कम ही सफलता मिल पाती है, तो इसीलिए ज़्यादातर देश जो है इसके उपचार के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करते हैं अपने देशों में, यहाँ तक कि भारत भी। तो सामान्यतः जो चिकित्सीय परीक्षण है, चिकित्सीय परीक्षण के तौर पर जो है इसका प्रयोग जो है सिर्फ चिकित्सा परीक्षण के तौर पर किया जाता है, ना कि उपचार के तौर पर। तो भारत में भी इसका प्रयोग सिर्फ परीक्षण के तौर पर ही किया जाता है। हालांकि यूरोप, USA एंड चाइना जैसे देश जो कुछ बीमारियों के संदर्भ में भी जो है एक व्यावसायिक चिकित्सा पद्धति के रूप में जो है इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो चीन, USA एंड अमेरिका जैसे जो देश हैं वो इसका प्रयोग जो है उपचार के लिए भी कर रहे हैं। अपने देश में जो कुछ रोगों के उपचार के मामले में भी इसका प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि इसका उपयोग जो है रक्त कैंसर के उपचार में कर रहे हैं लोग। उन देशों में रक्त कैंसर के उपचार में एंड जो है
स्पाइनल कॉस्ट मसल से संबंधित जो रोगों के उपचार में जो इसका उपयोग किया जा रहा है उन देशों में। तो भारत में जो है भारत में इसकी जो प्राप्ति है, भारत में भी इसी असर पर जो इसका प्रयोग किया जा रहा है। भारत में भी जो इसको उपचार के रूप में मान्यता नहीं प्राप्त है जीन थेरेपी को। तो वर्तमान समय में CRISPR-Cas9 जो है जीनोम संशोधन की बहुत अधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सरल जो है तकनीक के रूप में विधि के रूप में विकसित हुई है CRISPR-Cas9। एंड इसके कारण जो है जीन चिकित्सा के क्षेत्र में जो है एक बहुत अधिक जो है प्रगति देखने को मिली है हमें, जिससे जीन चिकित्सा का जो क्षेत्र है वो अधिक विश्वास पात्र बनते जा रहा है। तो भारत में जीन चिकित्सा की स्थिति क्या है? तो भारत में जीन चिकित्सा के क्षेत्र में भारत जो है प्रारंभिक अनुसंधान स्तर पर जो है भारत जीन चिकित्सा के क्षेत्र में है, प्रारंभिक अनुसंधान स्तर पर। और इस क्षेत्र में भारत के लगभग 10 जो है भारतीय प्रयोगशालाएं जो है कार्य कर रही हैं जीन चिकित्सा के लिए। तो इस आधार पर भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। एंड भारतीय प्रयोगशालाएं में जो जीन चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि कैंसर के उपचार के जो है नए नए पद्धतियों का जो है पद्धतियों को ढूंढना और उन पद्धतियों को विकसित करना। तो इसका उद्देश्य तो यही होता है। एंड जो हमारी संरचना होती है, जो जीन चिकित्सा है, जीन चिकित्सा अनुसंधान को जो दिशा देने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग एंड जो ICMR ने एक जो है दिशा निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि उनके दिशा निर्देशों के अनुसार ये बात सामने आई कि जीन चिकित्सा संबंधी जो प्रयास है वो सिर्फ परीक्षण के स्तर पर भी किया जाएंगे। परीक्षण मतलब बस टेस्ट के स्तर पर ही किया जाएगा, बस रोग की पहचान के लिए ही किया जाएगा, ना कि रोग के उपचार के लिए। तो इसका प्रयोग भारत में परीक्षण के स्तर पर ही किया जाता है, ना कि उपचार के रूप में। एंड इस उपचार पद्धति की इतनी अधिक विश्वसनीयता के कारण भारत सरकार ने इसका जो आयात शुल्क था उसको जो है उसके आयात पर जो है 0 GST की जो घोषणा की, क्योंकि जो है इसका देश में बहुत अधिक विश्वसनीयता था। तो इसीलिए जो है इस GST को 0 कर दिया इस पर, ताकि जो है इसकी जो है और विश्वसनीयता बढ़ाई जा सके और यह सस्ती हो सके। नेक्स्ट जो CRISPR-Cas9 है, CRISPR-Cas9 जीनोम एडिटिंग की एक टूल है। एंड CRISPR जो है एक DNA खंड है एंड Cas9 जो है CRISPR एसोसिएटेड प्रोटीन 9 है। एंड जो gDNA होता है एक गाइड RNA होता है, गाइड RNA के नाम से जानते हैं। तो जो CRISPR-Cas9 है जीनोम संशोधन की जो है एक नई तकनीक है। एंड इसके द्वारा जो है अत्यंत सख्त एंड जो है सटीक प्रक्रिया से जो है जीनोम संशोधन किया जाता है। तो इसके जरिए जो एक बहुत अधिक सटीक रूप से एंड जो है बहुत अधिक सरल ढंग से जो है ये प्रक्रिया हो पाती है। एंड यह जो है CRISPR-Cas9 जो है मूल रूप से जीवाणुओं में पाई जाती है। जीवाणु में पाई जाने वाली जो एक प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, जिसके द्वारा जो जीवाणु जो है विषाणु के जो आनुवंशिक पदार्थ को नष्ट करके जो प्रतिरक्षा की प्राप्ति की जाती है। तो ये जो CRISPR-Cas9 होते हैं ये हमें जो जीवाणुओं पर ही मिलते हैं, और इसी की खोज जो 1986 में जो E. coli जीवाणु में की गई थी। तो CRISPR-Cas9 की जो खोज थी वो जीवाणुओं से ही, E. coli नामक जीवाणु से ही की गई थी। तो इसीलिए 2006 से 2007 के दौरान जो CRISPR-Cas9 को जो है एक बहुत अधिक विस्तार में जो है इसका अध्ययन किया गया। फिर इसको 2012 में मानव संशोधन की जो एक विधि के रूप में इसको स्थापित कर दिया गया। एंड CRISPR-Cas9 को जो है उस दशक की जो बहुत अधिक उपलब्धि यानी वैज्ञानिक उपलब्धि मानी गई, जिसके लिए जो 2020 में रसायन का जो नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। जैसे एमैनुअल जो है कारपेंटर एंड जो है जेनिफर डॉन्डर, 2 वैज्ञानिकों को जो है इस CRISPR-Cas9 की खोज के लिए जो नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। CRISPR-Cas9 की जो कार्यप्रणाली कैसी है, इसकी कार्यप्रणाली कैसी है? तो पहले गाइड RNA को जो है लक्ष्य जीन के जो है पूरक नाइट्रोजन क्षार पर जो है अनुक्रम किया जाता है। पहले गाइड RNA को जो है जो लक्ष्य जीन होता है जिसको हटाना होता है, एडिट करना होता है, उस पर अनुक्रम किया जाता है, पाया जाता है। फिर गाइड RNA पूरकता के सिद्धांत पर जो है
उस लक्ष्य जीन से जो है जुड़ जाता है गाइड आरएनए। फिर गाइड आरएनए पर उपस्थित जो Cas9 है, Cas9 एंजाइम जो है उस लक्ष्य जीन को जो है काट कर जो है जीनोम से अलग कर देता है। तो इस प्रकार जीनोम संशोधन की जो विधि है वो बिना मानव के हस्तक्षेप के अधिक सरलता से, अधिक सटीकता से जो संपन्न हो जाती है, जो कि काफ़ी अधिक सरल है। तो क्रिस्पर Cas9 के जो है लाभ क्या है? क्रिस्पर Cas9 के लाभ, तो क्रिस्पर Cas9 के लाभ की बात करें तो इसका सबसे बड़ा लाभ जो है जीन चिकित्सा क्षेत्र में ही मिल रहा है हमें। जीन चिकित्सा के क्षेत्र में जो इसका सबसे बड़ा लाभ मिल रहा है, इसके द्वारा जो कैंसर का सफल उपचार किया गया है और बच्चों में होने वाले HIV से संबंधित जो प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित की जा रही है। और कृषि क्षेत्र में जो है इसके प्रयोग से जो कम समय में ही जो है GM फसलों का जो विकास किया जा रहा है। एंड अमेरिका स्थित जो है एक कंपनी सैरलॉक बायोसाइंस नामक जो एक संस्थान ने क्रिस्पर Cas9 पर आधारित जो कोविड जांच एक कीट का विकास किया है। एंड इसके द्वारा जो कोविड-19 और जो है अन्य विषाणु से संबंधित जो रोग होते हैं उनके लिए जो अस्थायी प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है उसकी प्राप्ति की जाती है। तो उस प्रतिरक्षा प्रणाली के माध्यम से विकसित की जाती है जिससे जो इन सब विषाणु से संबंधित रोगों का जो है उपचार किया जा सके। इसी प्रकार कैलिफोर्निया स्थित वैज्ञानिकों ने इसका लाभ बता रही हूँ। नेक्स्ट लाभ है कि कैलिफोर्निया में स्थित वैज्ञानिकों ने मच्छरों की संख्या को जो है नियंत्रित करने के लिए उन्होंने क्रिस्पर Cas9 पर आधारित PGSIT का विकास किया, जिससे जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे जो है रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो इस प्रकार क्रिस्पर Cas9 प्रणाली का उपयोग बड़े स्तर पर किया जा रहा है। एंड जो क्रिस्पर Cas9 के द्वारा जो सूक्ष्म जीवों के जो आनुवंशिक बदलाव होता है, सूक्ष्म जीवों में आनुवंशिक बदलाव करके उनका औद्योगिक जो उपयोग होता है वो बढ़ाया जा सकता है। तो उनमें बदलाव करके जो उनका औद्योगिक उपयोग होता है उसको बढ़ाने का उद्देश्य किया जाता है। ऐसा मानव से उपयोगी जो प्रोटीन, एंजाइम, अजैव अणु, रंजक जो होते हैं उसकी संख्या में वृद्धि की जा सकती है। तो इस उद्देश्य से जो है इसका जो है जीवों के जो आनुवंशिक जो बदलाव होता है उसके जरिए जो है मनुष्य को जो कई प्रकार के लाभ पहुंचाने का उद्देश्य किया जाता है। एंड इसकी समस्याएं क्या हैं? तो क्रिस्पर Cas9 की समस्याएं हैं कि यह डिजाइनर बेबी की संकल्पना को बढ़ा सकता है। एंड यह जो मानव भ्रूण जो होता है, मानव भ्रूण पर इसका प्रयोग जो है प्रतिबंधित है। मानव भ्रूण पर क्रिस्पर Cas9 का प्रयोग करना प्रतिबंधित है। एंड क्रिस्पर Cas9 पर आधारित जो चिकित्सा पद्धति होती है वो बहुत अधिक महंगी होती है। तो इसीलिए जो क्रिस्पर Cas9 से पर आधारित जो चिकित्सा पद्धति होती है इसका प्रयोग सिर्फ धनी वर्ग ही उठा पाते हैं। तो ये जो है इसकी समस्याएं होती हैं। इसका प्रयोग सिर्फ धनी वर्ग ही उठा पाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग दो प्रकार का होता है। एक तो नॉकडाउन मेथड, इसके दो मेथड होते हैं, नॉकडाउन एंड नॉकआउट मेथड। नॉकडाउन में आ जाता है RNA इंटरफेरेंस एंड एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। तो नॉकडाउन जो मेथड है इसमें DNA को हटाया नहीं जाता है बल्कि उसकी जो प्रोटीन संश्लेषण की जो क्षमता होती है उसको रोक दी जाती है। नॉकआउट मेथड में इसमें DNA जीन को जो है जीनोम से काट कर जो है अलग कर दिया जाता है। तो इसके दो प्रकार होते हैं जीन साइलेंसिंग के। पहला जो RNA इंटरफेरेंस है, RNA इंटरफेरेंस में जो है इसको जो प्रयोगशाला में, इस तकनीक का प्रयोग प्रयोगशाला में की नियंत्रित दशा में DNA द्विकुंडलित संरचना द्वारा जो है जीन द्वारा जो है बनाए गए माइटोकॉन्ड्रियल DNA को जो है माइटोकॉन्ड्रियल RNA को जो नष्ट कर दिया जाता है। फिर इसके फलस्वरूप जो प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। प्रोटीन का निर्माण होता है और प्रोटीन के निर्माण से जो है रोग का उपचार भी, प्रोटीन के निर्माण होता है जिससे किसी रोग का उपचार संभव हो पाता है। यह जीन साइलेंसिंग की जो विधि है यह आधुनिक और प्रभावी तकनीक है। इसके प्रयोग से जो है कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम किया जा सकता है और एड्स के उपचार में भी मदद किया जा सकता है। RNA इंटरफेरेंस जो तकनीक है इसके द्वारा कोविड-19 के मरीजों में जो है एंटीवायरल प्रतिरक्षा प्रणाली का भी विकास किया गया है।
दूसरा है एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी जो है इस तकनीक में जो द्विकुंडली जो आरएनए होती है, कुंडलित आरएनए के जो सिद्धांत पर एमआरएनए से जुड़ जाता है। ये एमआरएनए से जुड़ने तथा प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को रोक देता है और यह पुरानी और कम सटीक प्रणाली होती है जिसका प्रभाव जो है लंबे समय तक नहीं रहता है। इसीलिए जो है अधिक लोकप्रिय नहीं है क्योंकि इसका प्रभाव जो बहुत कम समय तक ही हमें देखने को मिलता है। यह प्रणाली कोशिकाओं की जो प्राकृतिक तौर पर भी प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को नियंत्रित करती है। इसके प्रयोग से जो है एवर सेवर जो प्रजाति है इसका निर्माण किया जाता है, जो मानव इतिहास का जो पहला जीएम फसल माना जाता है। तो इस प्रकार जो है इस तकनीक के जरिए जो है जीन के जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को ही रोक दिया जाता है, ना कि उसके जो है उसमें कोई बदलाव किया जाता है, उसको काटा जाता है। अब हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो पहला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में संचार संकेतों का जो है संप्रेषण। संचार संकेतों का संप्रेषण इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दो प्रकार से होता है। एक तो एनालॉग सिस्टम होता है, दूसरा डिजिटल सिस्टम होता है। एनालॉग सिस्टम में इसमें संचार संकेतों को जो विद्युत धारा के माध्यम से जो है या फिर रेडियो तरंगों के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है। इस प्रणाली की गुणवत्ता, गोपनीयता और जो सुरक्षा होती है वो कम होती है। जो डिजिटल सिस्टम है इसमें जो संचार संकेतों का जो संप्रेषण होता है बाहरी बाइनरी आंकड़ों में जो है बदल कर जो है विद्युत धारा या फिर रेडियो तरंगों के रूप में संप्रेषित किया जाता है। डिजिटल सिस्टम में इसमें बाहरी संकेतों को जो कूटबद्ध किया जा सकता है जिससे गोपनीयता, सुरक्षा और विश्वसनीयता जो होती है इसकी जो बढ़ जाती है। तो इसलिए बाइनरी आंकड़ों की जो प्राप्ति और संप्रेषण होता है, बाइनरी आंकड़ों की प्राप्ति और संप्रेषण के लिए ट्रांजिस्टर या फिर माइक्रो प्रोसेसर की जो है हमें आवश्यकता पड़ती है। तो जो संचार संकेत होते हैं, संचार संकेतों का संप्रेषण का माध्यम जो दो प्रकार का दो माध्यम है। एक तो बेतार संचार है, दूसरा तार संचार है। तो तार संचार में आ जाएगा ओपन वायर पेयर, दूसरा जो है को एक्सियल वायर एंड तीसरा जो ऑप्टिकल फाइबर। एंड जो बेतार संचार में आ जाएगा लॉन्ग रेडियो वेव, शॉर्ट रेडियो वेव एंड जो है माइक्रोवेव। तो ओपन वायर पेयर जो है तांबे के दो तार होते हैं। इसमें जो तांबे के दो समानांतर तार होते हैं, मतलब एक जैसे ही होते हैं। इनमें जो है तांबे के दो समानांतर तारों का उपयोग किया जाता है और इसका प्रयोग पहले टेलीफोन और इंटरनेट में किया जाता था। पुराने समय में टेलीफोन और इंटरनेट में जो है ओपन वायर पेयर का उपयोग किया जाता था, अब इसका उपयोग नहीं किया जाता है। दूसरा जो को एक्सियल वायर में इसका उपयोग टीवी और इंटरनेट के लिए बहुत अधिक लोकप्रिय है। इसके केंद्र में जो है तांबे की तार और इसके जो है चारों तरफ जो एल्युमिनियम की तार लगी रहती है और इसीलिए जो यह काफ़ी लोकप्रिय है। एंड नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर यह सिलिका और उच्च कोटि की जो है प्लास्टिक से बनी होती है और एक जो है एक तंतु निमय संरचना के रूप में जो बनी होती है ऑप्टिकल फाइबर। और इसमें जो आंकड़ों का संप्रेषण होता है वो प्रकाश या फिर लेजर के रूप में किया जाता है। इसमें जो आंकड़े होते हैं वो प्रकाश के माध्यम से, लेजर के माध्यम से किए जाते हैं। इसके कई हमें लाभ देखने को मिलते हैं। पहला लाभ तो यह है कि यह सामान्य तांबे की तार की तुलना में जो कई गुना अधिक जो है संकेतों का संप्रेषण करता है। तो कई गुना जो है अधिक संकेतों का संप्रेषण करता है। दूसरा है इसमें प्रकाश और लेजर की प्राप्ति जो एलईडी के द्वारा की जाती है। तो एलईडी के माध्यम से जो इसमें संचारों का संप्रेषण किया जाता है और विद्युत प्रतिरोधक जैसी समस्या इसमें नहीं देखने को मिलती है। इस वजह से जो यह ऊर्जा दक्ष प्रणाली होती है क्योंकि इसमें कोई जो है विद्युत प्रतिरोधक क्षमता की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें जो लंबी दूरी तक जो है संकेत संप्रेषण की जो है की क्षमता होती है। एंड इसमें जो है लंबी दूरी को तय करने के लिए कोई यंत्र की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, खुद ही एंड जो यह वजन में बहुत हल्का होती है और प्रयोग में भी बहुत आसान होती है। एंड इसका जो मूल्य होता है वो भी काफ़ी कम होता है। तो इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर जो है एक लंबी दूरी तय करने वाली लंबी दूरी संप्रेषण क्षमता के रूप में जानी जाती है और ये काफ़ी लोकप्रिय मानी जाती है क्योंकि जो इसमें बहुत आसान तरीके से जो है इसमें लंबी दूरी तक जो है सूचनाओं का जो है आदान प्रदान किया जाता है इसमें। एंड
एंड जो नेक्स्ट है लॉन्ग रेडियो वेव या फिर ग्राउंड वेव। तो लॉन्ग रेडियो वेव जो है ये अधिक तरंगदैर्ध्य की जो है एक रेडियो वेव होती है, अधिक तरंगदैर्ध्य से, जो कि पृथ्वी के जो है सतह के बहुत करीब होती है और इसके द्वारा जो है बहुत सीमित ही भौगोलिक क्षेत्र में जो है रेडियो तरंग स्थापित किए जा सकते हैं। सीमित क्षेत्र में जो है इसमें रेडियो तरंगों को जागृत किया जाता है, स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट है शॉर्ट रेडियो वेव या फिर स्काई वेव। तो कम तरंगदैर्ध्य की जो रेडियो वेव होती है, शॉर्ट रेडियो वेव जो कम तरंगदैर्ध्य की रेडियो वेव होती है, जो आयन मंडल से टकरा कर लौट आती है एंड इसका प्रयोग जो है बहुत दूर रखे जो इससे रेडियो संचार में इसका प्रयोग किया जाता है। एंड जो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव या फिर स्पेस वेव, माइक्रोवेव जो है यह आयन मंडल को मोड़कर, आयन मंडल को भेद कर अंतरिक्ष में चला जाता है। तो यह आयन मंडल को भेद कर जो अंतरिक्ष में चला जाता है, इसे जो है उपग्रहों के द्वारा जो है सूचना प्राप्त कर पृथ्वी पर प्रसारित किया जाता है। तो इसलिए जो माइक्रोवेव का प्रयोग जो है पृथ्वी से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। एंड और जो बेतार हम कुछ बेतार संचार प्रणालियों को देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बेतार संचार प्रणालियों को देखेंगे, जैसे कि NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो NFC जो है इसके द्वारा रेडियो आवृत्ति की मदद से कुछ इंच की दूरी तक जो है बहुत अधिक कम मात्रा में, जैसे कुछ इंच मतलब 24 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लो, डिजिटल आंकड़ों का आदान प्रदान किया जा सकता है इसमें। और NFC में जो है आंतरिक ऊर्जा स्रोत या फिर बैटरी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह रेडियो आवृत्ति द्वारा ही अपने जो है ऊर्जा मांग को पूरा कर लेती है। तो रेडियो आवृत्तियों की मदद से ही अपने ऊर्जा की आवश्यकताओं को भर लेती है। एंड इसका प्रयोग मेट्रो, ट्रेन, बस आदि की टिकट या फिर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम में भी किया जाता है। एंड दो NFC यंत्रों को जब आपस में लाया जाता है, जब संपर्क में लाया जाता है, जब समीप लाया जाता है, तो करीब लाने पर जो है इनके बीच जो है संचार संबंध उत्पन्न हो जाते हैं। और ये जो ब्लूटूथ की तरह जो डिवाइस पेयरिंग की आवश्यकता भी नहीं होती है इनमें, बस इनको जो है पास ला दिया जाता है। 24 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर ला दिया जाए तो ये तो अपने आप जो ये दोनों कनेक्टेड हो जाती हैं, संचार संकेतों को प्रदान करने लगती हैं। नेक्स्ट है RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी ID। RFID जो है यह NFC के समान जो डेटा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, जिसमें कुछ ऐसे आंकड़ों को संग्रहित किया जाता है। आंकड़ों को संग्रहित कर व्यक्ति या फिर वस्तु की पहचान की जाती है। इसके दो प्रकार होते हैं। एक तो एक्टिव RFID होता है, इसमें ऊर्जा स्रोत के रूप में बैटरी का प्रयोग किया जाता है और यह कुछ मीटर की दूरी के तक कार्य कर सकता है, जैसे कि वायरलेस कार। एंड दूसरा जो होता है पैसिव RFID होता है। तो इसमें जो ऊर्जा जो स्रोत होती है वो अनुपस्थित होता है। इसमें कोई जो है ऊर्जा के लिए जो कोई यंत्र या फिर कोई प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। और यह कुछ इंच की दूरी तक कार्य कर सकती है, जैसे कि होटल रूम की, फास्टिंग की, शॉपिंग मॉल की। तो जो है नेक्स्ट टॉपिक है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो होता है यह माइक्रोवेव पर आधारित जो संचार संप्रेषण की बहुत सस्ती एंड जो बहुत लोकप्रिय प्रणाली होती है ब्लूटूथ। माइक्रोवेव पर आधारित एंड जो है जिसके द्वारा लगभग 10 मीटर के दूरी दायरे में जो है विभिन्न डिजिटल उपकरणों को जोड़कर आंकड़ों का आदान प्रदान किया जा सकता है। एंड इससे जो है इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के निजी उपयोग के जो उपकरण होते हैं, निजी उपयोग के उपकरणों को जो है PAN का भी निर्माण किया जा सकता है।
तो ये जो ब्लूटूथ है इसको 10 मीटर के दायरे पर जो है इसको कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है वाईफाई, इसको जो है वायरलेस फिडेलिटी या फिर WLAN के नाम से भी जाना जाता है, WLAN। तो इसके द्वारा जो है 100 मीटर के दायरे में माइक्रोवेव आधारित जो है बेतार संचार नेटवर्क का स्थापित किया जाता है 100 मीटर के दायरे में। एंड इसके लिए 100 मीटर के दायरे में एंड ब्लूटूथ 10 मीटर, तो इसके लिए 100 मीटर के दायरे में। एंड इसका प्रयोग से जो है घर, दफ्तर, सार्वजनिक स्थानों में जो है इसको स्थापित किया जाता है। एंड जिसके द्वारा जो विभिन्न डिजिटल जो उपकरण होते हैं उसको आपस में जो कनेक्टेड किया जाता है, जोड़ा जाता है। कई प्रकार के बहुत सारे डिवाइस जो इससे जुड़ सकते हैं और जो इसका लाभ उठा सकते हैं। WLAN यानी वाईफाई नेटवर्क को जो है इसको इंटरनेट से भी जुड़ा जा सकता है। मतलब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट हो तभी जो हम वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई को हम बिना इंटरनेट के भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें इंटरनेट से भी 100 मीटर के जो है दायरे में वाईफाई की जो सेवा होती है उसको उपलब्ध कराने को हम वाईफाई हॉटस्पॉट कहते हैं। नेक्स्ट लाईफाई को हम विजिबल लाइट कम्युनिकेशन भी कहते हैं। लाइट फिडेलिटी, तो बेतार संचार की जो तकनीक है लाईफाई, इसमें आंकड़ों का आदान प्रदान के लिए जो माइक्रोवेव या फिर रेडियो वेव के स्थान पर सामान्य रूप से जो है किसी प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की आवृत्तियों में जो सूक्ष्म परिवर्तन के द्वारा आंकड़ों का जो है संप्रेषण जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि की जाती है, प्राप्त की जाती है। इस प्रणाली के द्वारा लाईफाई संकेत प्राप्त करने के लिए कई कार्य करने पड़ते हैं, जैसे कि एलईडी के साथ जो डिजिटल उपकरणों को जोड़कर इंटरनेट आंकड़ों का प्रकाश संकेत में बदला जाता है। तो जो इंटरनेट होते हैं उसको प्रकाश में बदल दिया जाता है डिजिटल उपकरणों की मदद से, एलईडी के साथ। एंड जो उपभोग के लिए जो कंप्यूटर, मोबाइल, अन्य डिजिटल उपकरण होते हैं उनको लाईफाई संकेत के प्राप्त करने के लिए लाइट सेंसर या फिर फोटो डिटेक्टर नामक यंत्र लगाने होंगे। लाईफाई जो है वाईफाई की तुलना में जो बेहतर संचार विकल्प है, क्योंकि जो है जो लाईफाई जो है लाईफाई की संप्रेषण क्षमता है वाईफाई की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक है। तब परीक्षण स्तर पर जो है लाईफाई से 224 Gbps की जो है संप्रेषण क्षमता प्राप्त की गई है। प्रकाश और जो है एलईडी आधारित होने के कारण जो इसकी ऊर्जा दक्षता जो प्रणाली है, ऊर्जा की मांग जो है अत्यंत कम है। यह वाईफाई की तुलना में जो अधिक सुरक्षित है, क्योंकि जो है प्रकाश तरंगे जो किसी अपारदर्शी अवरोध को पार नहीं कर पाती हैं। सिर्फ एक ऐसे फिक्स्ड क्षेत्र में ही होती हैं। जैसे मैं इस कमरे में एलईडी लगा दूंगी तो वो इस कमरे तक ही प्रकाश जाएगा। और वाईफाई की जो सेवा होती है 100 मीटर के दायरे तक हो सकती है, चाहे वो कमरे के बाहर हो या फिर कहीं भी हो। जो लाईफाई का जो विकास है हार्लेड हास नामक एक वैज्ञानिक ने किया, जो कि पहली बार किया। एंड लाईफाई शब्द का प्रयोग किया। इसके अनुसार भारत में भी इंटरनेट सेवा जो है का विस्तार किया गया। नेक्स्ट है वाइट फाई जो है यह जो है ज़मीनी टेलीविज़न प्रसारण के लिए जो है ज़मीनी टेलीविज़न प्रसारण के लिए एक आवृत्ति के रूप में जो है एक इंटरनेट सेवा है, एक इंटरनेट सेवा प्रदान करने की तकनीक है। तो भारत में जो है ज़मीनी टेलीविज़न प्रसारण की जो 93% जो आवृत्तियाँ होती हैं वो उपयुक्त हैं, जिसे टेलीविज़न व्हाइट स्पेस भी कहते हैं। एंड ज़मीनी टेलीविज़न प्रसारण की वर्तमान अवसंरचना और जो टेलीविज़न व्हाइट स्पेस के प्रयोग से जो 15 से 30 किलोमीटर के दायरे में जो है क्षेत्र में जो उच्च क्षमता इंटरनेट सेवा प्रदान की जा सकती है। इसका तकनीकी निवेश जो है बहुत कम है, अपेक्षाकृत कम है। और सौर ऊर्जा के द्वारा जो है इसे जो है कम सौर ऊर्जा का प्रयोग करके जो है इसको बहुत कम लागत पर ही जो इसका उपयोग को बढ़ाया जा सकता है। एंड इस तकनीक का विकास जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो है किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार इसके प्रयोग से जो 1 अरब भारतीयों की जो है 1 अरब भारतीयों को मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट लून ये गूगल का है। तो यह जो प्रोजेक्ट लून है यह गूगल की परियोजना थी, जिसका महत्व सैटेलाइट इंटरनेट के विकास के बाद कम हो गया। सैटेलाइट इंटरनेट का जब विकास किया गया तो इसका महत्व कम हो गया प्रोजेक्ट लून का। इस परियोजना का उद्देश्य जो है समतापमंडल में 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर हिमालय गैस के गुब्बारे के प्रयोग से हीलियम गैस के गुब्बारे के प्रयोग से जो ज़मीनी पर 40 किलोमीटर के दायरे में जो इंटरनेट सेवा प्रदान करना है। एंड इसके द्वारा जो दुर्गम और सुदूर स्थान जो होते हैं उन पर इंटरनेट सेवा उत्पन्न कराई जा सकती है।
और वर्तमान समय में इसको बंद कर दिया गया है। तो ये जो है एक बैलून तकनीक के नाम से जानी जाती है, जिसको हीलियम गैस के गुब्बारों के मदद से जो है इसको 40 मीटर के दायरे तक जो इंटरनेट सेवा प्रदान किया जाता है। और इसका उद्देश्य यही है कि जो ऐसे जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जिन पर कोई आपदा का प्रभाव हो गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब आपदा का प्रभाव हो गया है, कोई ऐसा चक्रवात का प्रकोप हो गया है, मतलब ऐसे बाढ़ आ गया है, तो ऐसे जगहों पर जो है इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ही प्रोजेक्ट लून को लॉन्च किया गया था, लाया गया था। तो नेक्स्ट है वाईमैक्स। वाईमैक्स जो है, वाईमैक्स या वाईफाई का विस्तृत स्वरूप होता है। इसका दायरा लगभग 50 किलोमीटर का होता है। यह 100 Mbps की 100 Mbps की स्पीड की जो इंटरनेट सेवा उपलब्ध करा सकती है। Mbps मतलब मेगाबिट्स पर सेकेंड्स। शहर को इंटरनेट सेवा प्रदान इससे जो है, इसके द्वारा जो है कई जो है जुड़े हुए शहरों को जो इंटरनेट सेवा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। भारत में जो इस सेवा का जो संचालन है BSNL के द्वारा किया जा रहा है। तो WIMAX के द्वारा कई शहरों को एक साथ जो है इंटरनेट सेवा प्रदान की, जैसे दिल्ली, हरियाणा, कई क्षेत्र को। नेक्स्ट है सैटेलाइट इंटरनेट। उपग्रहों के द्वारा विश्वव्यापी इंटरनेट सेवा, इसी को हम सैटेलाइट इंटरनेट कहते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट दो प्रकार की होती है, एक LEO उपग्रहों के द्वारा होता है, एक GSO उपग्रहों के द्वारा होता है। तो LEO उपग्रहों के द्वारा होता है तो इसमें उपग्रहों की संख्या अधिक होती है, GSO में उपग्रहों की संख्या कम होती है। LEO में लेटेंसी इसका कम होता है, GSO में लेटेंसी कम होता है। इसमें गेटवे टर्मिनल का प्रयोग किया जाता है LEO में। GSO में फिक्स्ड एंटीना का प्रयोग किया जाता है। LEO में जो अंतरिक्ष प्रदूषण जो अधिक होता है, GSO में अंतरिक्ष प्रदूषण कम होता है। एंड LEO की जो सेवा गुणवत्ता एंड जो बेहतर एंड निवेश अधिक है। एंड GSO में इसकी सेवा गुणवत्ता सामान्य रूप से कम है। तो सैटेलाइट इंटरनेट के कई लाभ देखने को मिलते हैं, जैसे इससे जो बेहतर इंटरनेट स्पीड देखने को मिलती है, प्राप्त होती है, बेहतर बैंडविड्थ मिलती है, बेतार संचार विधि की नई तकनीक मिलती है, सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों तक इसका पहुंच की वजह से जो है यह और अधिक लोकप्रिय हो जाती है। अप्राकृतिक आपदा के बाद भी यह कार्य कर सकती है, तो इसीलिए सैटेलाइट इंटरनेट जो है काफ़ी लोकप्रिय है। इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं, जैसे कि इसकी स्पीड जो है 5G से कम है। एंड इस कुछ स्थितियों में यह इसका लेटेंसी जो है अधिक हो जाता है। एंड ये जो है इसको स्थापित करने के लिए जो है अधिक खर्च उठाने पड़ते हैं, खर्च की आवश्यकता होती है। एंड इस पर जो सौर आंधी या फिर स्थानीय मौसम का जो प्रभाव होता है इस पर पड़ सकता है। भले ही इस पर जो है कोई प्राकृतिक आपदा का प्रभाव ना पड़े, लेकिन जो सौर आंधी या फिर सौर आंधी का प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। एंड सैटेलाइट इंटरनेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स व कंपनियां भी हैं, जैसे कि हाइस कम्युनिकेशन इंडिया HCI। यह जो है इसरो के सहयोग से 2002 से सेवा प्रदान कर रही है। एंड इसको जो सामान्य संचार उपग्रह या फिर स्पीड या फिक्स्ड एंटीना का उपयोग किया जाता है इसमें। एंड दूसरा है वनवेव। यह जो वैश्विक स्तर पर LEO में स्थापित उपग्रहों के द्वारा जो इंटरनेट की सेवा प्रदान कर सकती है। इसके प्रथम चरण में जो है लगभग 150 LEO उपग्रहों को प्रमोचित किया जाता है, जोड़ा जाता है। 150 LEO उपग्रहों को जोड़ा जाता है। इसके द्वारा जो MBL 3 के द्वारा जो इस कंपनी को जो है प्रमुख सेवाएं उपलब्ध करा रहा है यह। नेक्स्ट है स्टार लिंक। इस कंपनी के द्वारा जो है लगभग 3600 उपग्रहों को जो LEO में जो से स्थापित किया गया है। इसके द्वारा 40 देशों में जो इंटरनेट सेवा प्रदान ये जो 40 देशों को इंटरनेट सेवा प्रदान कर रहा है। एंड भविष्य में जो उपग्रहों की संख्या बढ़ाकर जो 12,000 और अगले चरण में जो 42,000 तक की जाएगी। रिलायंस जियो जो है इसने यूरोपीय उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। एंड जो है यह कंपनी जो है SES के द्वारा जो है कार्य कर। एंड नेक्स्ट टाटा ने जो है कनाडा की कंपनी टेलीसेट के साथ जो है
हेलीसेट के साथ जो है बातचीत किया है, जिसके द्वारा जो 2024 तक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान की जाएगी। एंड नेक्स्ट है मोबाइल टेलीफोनी या फिर सेलुलर फ़ोन टेक्नोलॉजी। तो मोबाइल संचार के अंतर्गत किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को जो है, कोई बड़े जो है एरिया को छोटे छोटे सेल में जो है बांट दिया जाता है, जिसे जो BTS कहते हैं। उस बड़े भौगोलिक क्षेत्र को जो है अब टेलीस्कोप सर्कल कहते हैं। तो मोबाइल के संवाद या फिर आंकड़ों का संप्रेषण जो BTS नेटवर्क के द्वारा स्थापित किया जाता है, जिसका नियंत्रण जो MSC के द्वारा किया जाता है। MSC मतलब मैटर स्विचिंग स्टेशन सेंटर कंट्रोल सेंटर। एंड हम आगे जो है पढ़ेंगे मोबाइल फ़ोन जनरेशन के बारे में। तो मोबाइल फ़ोन जनरेशन में जो है फर्स्ट पहला जी आता है 1G जो है एनालॉग सिस्टम था एक, जिसकी गुणवत्ता, गोपनीयता और सुरक्षा बहुत कम थी 1G का। एंड यह ध्वनि केंद्रित सेवा फिर आंकड़े संप्रेषण क्षमता जो है इसकी कम नहीं थी। एंड दूसरा जो 2G है, 2G जो डिजिटल सिस्टम था, इसकी गुणवत्ता, गोपनीयता, सुरक्षा बेहतर थी 1G से। एंड यह ध्वनि केंद्रित सेवा जो है प्रदान कर सकती थी, ध्वनि की सेवा प्रदान कर सकती थी, मतलब कॉलिंग की सेवा ये दे सकती थी। 2G के विकास के साथ ही जो ध्वनि सेवा की गुणवत्ता जो है सर्वोच्च स्तर पर बहुत अधिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। 2G के बाद सभी जो है पीढ़ियों का विकास जो है संप्रेषण क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया, ताकि जो है जो कॉलिंग की जो सेवा है, ध्वनि की जो सेवा है, उसको बढ़ाया जा सके। एंड फिर 3G आया। 3G जो है ये भी डिजिटल सिस्टम पर आधारित है, डाटा सेंट्रिक सर्विस प्रदान करता है। एंड 3G के कारण मोबाइल आधारित जो इंटरनेट सेवाएं हैं उनको विस्तार किया गया, मोबाइल से आधारित जो है। और इस दौरान व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और इंटरनेट वॉइस जो है कॉल जो है बहुत अधिक लोकप्रिय हो गए, मतलब व्हाट्सएप कॉल हो गया, सोशल मीडिया पर कोई कॉल हो गया। तो 3G में जो है ये सभी सेवाएं मिली हमें। फिर 2011 में 4G आया। 4G जो है 4G भी डिजिटल सिस्टम आधारित था, यह भी डाटा सेंट्रिक सेवा प्रदान कर सकता था। एंड इसमें जो है LTE टेक्नोलॉजी विकसित हुई, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इसमें 100 Mbps की स्पीड दे सकता था ये। एंड यह वीडियो कॉल एंड लाइव शेयरिंग भी की सुविधा इसमें आई। एंड LTE जो है वनली डाटा मतलब ये इंटरनेट की सेवा प्रदान करेगा। एंड वोल्ट वॉइस ओवर OTE भी इसमें जो है जोड़ी गई। तो 4G जो है पूरी तरह से इंटरनेट से आधारित सेवा है। इसमें एक ही नेटवर्क पर ध्वनि संकेत, इंटरनेट संकेत संप्रेषित किया जा सकता है। मतलब वीडियो कॉल पे हम लाइव सेशन पर हम बात कर सकते हैं ध्वनि से, डाटा का प्रयोग करके। इसमें जो है कोई वॉइस नेटवर्क की आवश्यकता भी नहीं होती है। एंड नेक्स्ट आया 5G। 5G जो मोबाइल तकनीक की जो है एक नई पीढ़ी है। इसका विकास 4G या फिर LTE को बेहतर बनाकर किया गया। यह 4G की तरह ही आंकड़ा केंद्रित और इंटरनेट आधारित सेवा है। यह जो 4G की तरह ही डाटा को आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट सेवा पर आधारित है। एंड ITV के अनुसार जो है 5G तकनीक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए जो कि इसको 4G से बेहतर बना दे। तो ITV के अनुसार है, जैसे कि इसके डाटा रेट जो है 10 से 20 Gbps का है। एंड इसका जो अल्ट्रा लो लेटेंसी है वह 1 मिलीसेकेंड का है। एंड ये प्रति इकाई क्षेत्रफल 1000 गुना अधिक बैंडविड्थ प्रदान कर सकता है। एक इकाई क्षेत्रफल में एंड प्रति इकाई क्षेत्रफल जो 100 गुना अधिक डिजिटल यंत्रों को जो है इसमें जोड़ने की जो क्षमता होती है। एंड यह 99.9% जो नेटवर्क की उपलब्धता प्रदान करता है। एंड यह 100% ग्लोबल कवरेज भी प्रदान करता है। एंड यह नेटवर्क पर 90% ऊर्जा खपत में जो है कमी भी कर सकता है। एंड ये जो है
5G से जुड़े जो है डिजिटल सेंसर और उपकरणों की जो है उपकरणों की जो बैटरी लाइफ है वो 10 वर्ष होनी चाहिए। एंड 5G नेटवर्क जो है 3 आवृत्ति जो है बैंड में जो है बटे हुए हैं। 3 आवृत्तियाँ बैंड में बटे हुए हैं 5G। पहला जो है लो फ्रीक्वेंसी बैंड नेटवर्क है, इसका डाटा रेट 200 Mbps का है, विस्तार व्यापक, सेवा क्षेत्र व्यापक है एंड मोबाइल फ़ोन की उपलब्धता इसमें है। दूसरा जो मिड फ्रीक्वेंसी बैंड नेटवर्क, इसमें जो Gbps स्पीड अधिक है एंड सीमित विस्तार एंड सेवा क्षेत्र है एंड उद्योग, ऑफिस और घर पर यह उपलब्ध हो सकता है। हाई फ्रीक्वेंसी बैंड नेटवर्क जो 10 से 20 Gbps का है एंड सिर्फ विशिष्ट क्षेत्रों के लिए ही उपलब्ध है, जैसे कि लाइव, स्टारलिंक प्लेटफॉर्म, IT सेक्टर, इन सभी के लिए उपलब्ध है। तो 5G टेक्नोलॉजी भी 3 तरह से है। 5G नेटवर्क जो है 2 प्रकार का है, एक तो 5G SA स्टैंड अलोन, दूसरा 5G NSA नॉन स्टैंड अलोन। तो 5G स्टैंड अलोन जो है यह इसका जो सर्वर होता है 2 प्रकार का होता है, 4G एंड 5G, 4G RAN, 5G RAN, उपभोक्ता। तो जो 5G SA है स्टैंड अलोन है, यह जो 4G के समानांतर 5G नेटवर्क है, 4G के समानांतर है, जिसका 4G के साथ जो कोई संबंध नहीं है एंड इसमें जो है CN और RAN दोनों नए हैं। और दूसरा जो 5G नॉन स्टैंड अलोन है, इसलिए यह 4G नेटवर्क पर आधारित है, क्योंकि जो है यह 4G या फिर LTE को लेकर नेटवर्क का उपयोग करता है एंड इसमें जो है कोर नेटवर्क या फिर नया या फिर RAN पुराना होता है। तो इस प्रकार ये दोनों जो है। और 5G NA में इसके विकास के लिए जो नए उपकरणों की आवश्यकता होती है, इसके निवेश अपेक्षाकृत अधिक होता है तथा यह सेवा शुरू करने में अधिक जो है समय भी लेता है। तो इसीलिए भविष्य में जो इस नेटवर्क पर 5G की जो पूर्ण क्षमता प्राप्त होने वाली है। एंड अब हम पढ़ेंगे 5G के उपयोग। 5G के उपयोग में जो है इसका उपयोग ये होता है कि इससे जो उन्नत मोबाइल जो ब्रॉडबैंड है, जिसके द्वारा एक्सटर्नल रियलिटी और जो मेटावर्स जैसी जो संकल्पनाओं को जो लाभ मिलेगा, जैसे कि एक्सटर्नल रियलिटी में एगमेंटेड आ जाएगा, विजुअल आ जाएगा, मिक्स्ड आ जाएगा। तो एगमेंटेड जो होता है वास्तविक दुनिया में जो डिजिटल एलिमेंट्स को जोड़कर दिखाया जाता है इसमें, एंड इसमें जो है वास्तविक दुनिया में जो है अलग डिजिटल दुनिया का निर्माण किया जाता है और जिसे जो है हेरसे नामक उपकरण से जोड़ा जाता है। दूसरा जो मिक्स्ड MR है, वास्तविक दुनिया में डिजिटल दुनिया का समावेश, जिसे व्यक्ति अपने इच्छा के विरुद्ध बदल सकता है, अपनी इच्छा से इसमें परिवर्तन कर सकता है, जैसे वर्चुअल फिल्टर या फिर मेटावर्स इत्यादि। नेक्स्ट है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स संकल्पना का विकास। इस जो सामान्य उपयोग के सभी यंत्र होते हैं, उपकरण होते हैं, उसको इंटरनेट से जोड़कर जो है उनकी जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको बढ़ाया जा सकता है। इसका उपयोग 4W में किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वायरलेस वेब की परिकल्पना का विकास किया गया है, जो पूरे विश्व को जो उच्च क्षमता वायरलेस इंटरनेट सुविधा प्रदान कर सकता है। एंड 5G जो है एनी टाइम, एनीवेयर, एनी डिवाइस, एनी नेटवर्क की सुविधा दे सकता है। तो इसलिए जो 5G की जो बैंडविड्थ है, इसकी लेटेंसी है बहुत अधिक है। एंड